चलो, गुड इवनिंग। NCERT क्लास 6, लास्ट चैप्टर 7, चैप्टर नेम आवर कंट्री इंडिया। फर्स्ट लुक आउट दिस मैप ऑफ इंडिया। इस मैप को देखिए। इस मैप में इंडिया के आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ का भी मैप है और इंडिया का भी इम्पोर्टेंट मैप है। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ 7 नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है? फर्स्ट नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, सेकंड नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, थर्ड नेबरिंग कंट्री चाइना, फोर्थ नेबरिंग कंट्री नेपाल, फिफ्थ भूटान, सिक्स्थ बांग्लादेश एंड सेवन्थ म्यांमार। ठीक है, दीज 7 कंट्रीज रेफर्ड एज लैंड बाउंड्री कंट्रीज एसोसिएटेड विद इंडिया बॉर्डर। मतलब इंडिया के बॉर्डर को लग के 7 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वो भी कौन सी कंट्रीज आप कह सकते हैं? तो लैंड बॉर्डर कंट्रीज। ठीक है, कंक्लूजन, वी हैव टू फोकस ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर सर्विलियंस। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर बाउंड्रीज जो है, कुछ बाउंड्री ओपन एंड पोरस है और कुछ बाउंड्री में हैवी पुलिस का फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री को क्या कहते हैं? LOC की LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। और इंडिया चाइना के बॉर्डर को क्या कहते हैं? LAC। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हम लोग इंडिया के बारे में जस्ट बेसिक फैक्ट पढ़ेंगे जो NCERTs में दिया है। तो बेसिक फैक्ट क्या है? फर्स्ट, इंडियाज़ ज्योग्राफी। इंडियाज़ ज्योग्राफी के सबसे फर्स्ट कंट्री का नाम था, हमने देखा था पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को क्या कहते हैं? LOC। फुल फॉर्म ऑफ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी इंडिया को लगता है, इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर भी किसको लगता है? इंडिया को। इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर बड़ी है कि छोटी है? छोटी है, सिर्फ 106 किलोमीटर। मतलब भले ही इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट लैंड बॉर्डर में कौन सा आएगा? अफगानिस्तान, पर वो मैटर्स करता है। ठीक है, ओनली कितना है? 106 किलोमीटर। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर कितनी है? इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर कितनी है? तो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर इतनी है। कितने? 3 है। 3 3 3 3 माइनस कर दो 10, कितना आंसर आएगा? इंडिया पाकिस्तान में 1 किलोमीटर दूर की बात है। 1 इंच इंपॉर्टेंट है, तो जानते आप, हम अपनी 1 इंच जाने नहीं देंगे, वो अपनी 1 इंच जाने नहीं देंगे, इसलिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हुआ है। तो पहला फैक्ट क्या है? इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर कितने किलोमीटर लेंथ है? 3323। उसको लर्न वैसे ही करना है, 3333 और बाद में -10 हिडन में डाल देना। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 3323। तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ये कैसी होगी? शॉर्टेस्ट बॉर्डर। इसकी खास बात देखिए, लॉन्गेस्ट बॉर्डर का मतलब इससे वेस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान कभी इंडिया का हिस्सा था क्या? था। हिस्ट्री के बुक्स में आपने नाम सुना होगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ना, वो अभी कहाँ है? तो अफगानिस्तान के एरियाज में। ठीक है, और पाकिस्तान भी कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, फिर 1947 में इसका क्या हो गया? पार्टीशन। रिसेंटली पाकिस्तान में क्या चल रहा था? रिसेंटली पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दोनों एक में को कॉम्प्लीमेंट्री है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इन ऑल कह सकते हैं कि पाकिस्तान गोइंग थ्रू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज़, कह सकते हैं पाकिस्तान गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस। और अगर कोई नेबरिंग कंट्री में अगर इश्यूज़ है तो उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किसको हो सकते हैं? कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को हो सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल इन्फ्लेशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखा ही है कहाँ पे? पाकिस्तान में। उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कौन से कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को हो सकते हैं? इसलिए उसके अगल बगल क्या हो रहा है हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर घर के बगल में आग लगी है, कुछ इश्यूज़ हो रहा है, कोई फ्लड में जा रहा है, तो हम अपने एरिया को सेव करेंगे कि नहीं? वैसे ही इंडिया के साथ वैसे हो रहा है। तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये 7 कंट्रीज़ हैं। इन 7 कंट्रीज़ में स्थिरता, पीस, स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या फ़िलहाल? नहीं। पाकिस्तान गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस। म्यांमार में क्या चल रहा है? तो मिलिट्रिज्म, वहाँ पे मिलिट्री कूप है।
ठीक है, वहाँ के लोग, वहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी है क्या? नो, देयर इज़ नो प्रॉपर डेमोक्रेसी इन म्यांमार। फिर वहाँ पे क्या है? तो वहाँ पर ये है मिलिट्री कू, मतलब यहाँ पे कौन सरकार चला रहा है? मिलिट्री के लोग चला रहे हैं, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी कम है और मिलिट्रिज्म ज़्यादा है। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में भी मिलिट्री के लोग हैं, लेकिन मेन क्या है? और इंडिया को मदर डेमोक्रेसी कहा गया है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, तो 106 किलोमीटर के बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और करंट अफेयर्स में अफगानिस्तान क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो करंट अफेयर्स में अफगानिस्तान को क्या माना गया? एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म। एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, एपिक सेंटर का मतलब क्या है? अफगानिस्तान फिलहाल क्या है? एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, मतलब केंद्र बिंदु। अर्थक्वेक्स आने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, एपिक सेंटर फोकस, आपने नाम सुना होगा मे भी। तो टेररिज्म ज़्यादातर अभी फिलहाल कहाँ से आ रहा है? ऐसा अफगानिस्तान से कहा जा रहा है। और अफगानिस्तान में भी प्रॉपर डेमोक्रेसी है क्या? तो नहीं, वहाँ पर तालिबान बैठे हैं, तालिबान रेजिम के लोग बैठे हैं जो अफगानिस्तान को संभाल रहे हैं। कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान काबुल, एंड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद की रावलपिंडी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद आर टू की सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पर अगर पॉलिटिकल पैटर्न्स का देखा जाए तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की उतनी अच्छी नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेशंस अलग है, पर फिर भी आप बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अब इंडिया चाइना के बाद आते हैं। इंडिया चाइना की बॉर्डर ऐसी आर्क है क्योंकि हिमालय का इकोलॉजी और हिमालय के माउंटेन्स भी कैसे हैं? ऐसे आर्क है। इंडिया चाइना की बॉर्डर कितना किलोमीटर लंबा है? 3488, वेरी गुड, 3488 किलोमीटर। ये किसकी बॉर्डर थी? इंडिया चाइना। और इंडिया चाइना के बॉर्डर को क्या कहते हैं? LAC। L मतलब लाइन, A मतलब एक्चुअल, और C मतलब कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर के इश्यूज़ है कि नहीं? तो है। आज भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बातचीत उतनी अच्छी नहीं चल रही है। ट्रस्ट डेफिसिट देखा गया है, ट्रस्ट डेफिसिट, बातचीत करने में इश्यूज़ देखा गया है। अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट का सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स समिट का सम्मेलन या मीटिंग कहाँ हो रहा है? समिट कहाँ हो रहा है? तो जोहान्सबर्ग में, द गोल्डन कैपिटल, द गोल्ड कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका की एक इम्पॉर्टेंट शहर है, उसका नाम है जोहान्सबर्ग। वहाँ पे कौन सा समिट हो रहा है? ब्रिक्स समिट हो रहा है। और ब्रिक्स समिट में चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और इंडिया के अजित डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनकी मुलाकात हुई, आज के पेपर में दिया है। और मुलाकात में उन्होंने क्या बात किया कि इंडिया चाइना में बॉर्डर के जो इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट होना चाहिए, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। चाइना कहता है कि बॉर्डर के इश्यूज़ को छोड़ दीजिए, बाकी सब हम लोग अच्छे से बात करेंगे, ट्रेड के बारे में, अदर टाइज के बारे में बात करेंगे। पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि प्राधान्य कौन सी बात को होना चाहिए? बॉर्डर इश्यूज़ को, बाकी बात बाद में करेंगे। ऐसा वो आज का रिपोर्ट था, ठीक है। तो रिसेंटली ब्रिक्स समिट कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, ठीक है। उसके बाद LAC हमने देखा। फिर ये कंट्री का नाम है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा, BURMA, ठीक है। और अभी इसका नाम क्या है? म्यांमार। 1935 से 1936 तक के पहले ये इंडिया का पार्ट था, लेकिन आफ्टर 1935 या 1936 के बाद ये ब्रिटिश एम्पायर से अलग हो गया। ब्रिटिश एम्पायर ने इसको क्या कर दिया? अलग हो गया। मतलब 1936 के बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट विंग, एक इम्पॉर्टेंट एरिया हमसे ही अलग हो गया और एक नया कंट्री बना, बर्मा। फिर कंट्री को नाम, जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उसका नाम चेंज किया गया और नाम क्या रख दिया गया? म्यांमार। कंट्री इंडिपेंडेंट कब हुआ म्यांमार? तो 1948 में। मतलब इंडिया के एक साल बाद कि इंडिया के एक साल पहले? इंडिया के एक साल बाद। इवन श्रीलंका इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट 1948। श्रीलंका में और म्यांमार में क्या था? तो ब्रिटिश कॉलोनिज्म था, इम्पेरियलिज्म था कि नहीं? नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ था? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं हम लोग हिस्ट्री के बुक्स के हिसाब से। नेक्स्ट, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर कितना है? तो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर इतना है, कितना? वेरी गुड। तो इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ टू साउथ है
टोटल 1643, और इसमें कितने स्टेट्स आते हैं? तो टोटल 4 स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से स्टेट्स है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, और सबसे नीचे मिजोरम। मतलब देर आर 4 स्टेट बॉर्डर्स एसोसिएटेड विद इंडिया म्यांमार बॉर्डर। अब इंडिया म्यांमार बॉर्डर ओपन है कि बॉर्डर ज़्यादा डिमार्केटेड है? तो इंडिया म्यांमार की प्रॉपर बॉर्डर अभी तक डिमार्केटेड नहीं है, ठीक है। 643 में से कुछ ऐसे आज भी एरियाज है जो अनडिमार्केटेड है। अनडिमार्केटेड मतलब जिसका प्रॉपर देखरेख या प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं चल रहा है, जो अब भी अनडिफाइंड है। और कुछ बॉर्डर कैसे है जो डिफाइंड बॉर्डर है, ठीक है। दूसरी, तो इसमें कितने स्टेट्स आते हैं? तो इंडिया के 4 आते हैं। और ये बाउंड्री कैसी है? तो पूरी माउंटेन टोपोग्राफी और फॉरेस्ट टोपोग्राफी है। पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा का पूरा ह्यूमिड एरिया है हवा में, और माउंटेन्स के साथ साथ में यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत घना जंगल होता है, ठीक है। और इस एरियाज़ में कितने? तो 4 स्टेट्स हैं इंडिया के, ठीक है। अभी कौन से स्टेट्स में सिविल इश्यूज चल रहा है? मणिपुर में। इशू क्या है वो? तो इशू अबाउट मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी पीपल्स। कुकीज क्या है? मेजॉरिटी की माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी पीपल्स ऑफ मणिपुर, वेर एज मीटी पीपल्स ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। मणिपुर में दो कम्युनिटी के फिलहाल करंट अफेयर्स में इशू चल रहे हैं। एक का नाम है मीटी ग्रुप्स, ये मणिपुर के डोमिनेंट ट्राइबल्स, इनका जनसंख्या ज़्यादा है, और ये पहाड़ी में नहीं रहते, वादियों में रहते हैं, वैलीज़ में रहते हैं। ज़्यादा फर्टाइल कौन सा होता है? प्लेन्स। और अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी कहाँ होती है? माउंटेन्स। स्वाभाविक है, तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन, डोमिनेंट पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ होगी? वैलीज़ में, ठीक है। तो मेटीज कहाँ रहते हैं? मणिपुर के वैलीज़ में। मतलब प्रोडक्टिव जोन क्या अनप्रोडक्टिव जोन? प्रोडक्टिव, या प्लेन्स कह सकते हैं ना उसको आप, ये प्लेन्स के एरियाज़ में रहता है, इस एरियाज़ में। और दूसरे ग्रुप कौन सा इशू चल रहा है? कुकी। कुकी ट्राइब्स भी कहाँ के? तो मणिपुर के। ये कैसे ट्राइब्स है? मेजॉरिटी के माइनॉरिटी, माइनॉरिटी ट्राइब्स। और ये कहाँ रहते? तो माउंटेन्स का। इसका मतलब लैंडफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं? दिल्ली कौन से लैंडफॉर्म पे बैठी है? तो प्लेन्स में। शिमला कौन सा लैंडफॉर्म में? माउंटेन्स में। नागपुर कौन से लैंडफॉर्म पे? तो डेक्कन प्लेटू पर, ठीक है। तो रिसेंटली वी सीन इश्यूज मेटी ग्रुप्स वर्सेस कुकी ग्रुप्स, प्लेन्स वर्सेस माउंटेन्स। मेजॉरिटी गवर्नमेंट में, ऑफिसर्स में, एजुकेशंस में, ML MPs में कौन से होंगे? और कम लोगों का वॉइस किसका होगा? कुकी का। ये लोग ऑलरेडी गुड जोन में हैं, दे अगेन वांट रिजर्वेशंस। अगर रिजर्वेशंस मांगेंगे तो इशू किसको होगा? कुकीज़ को, ठीक है। तो ये सब इशू चल रहा है मणिपुर में। उसके बाद इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ लगा है? बांग्लादेश, लगभग 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। मतलब इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे लंबा हुआ कि नहीं? 4096 किलोमीटर। और कितने स्टेट से इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर? वो अभी देखेंगे हम लोग कितने स्टेट से। तो अच्छा बताइए, इंडिया बांग्लादेश में जाने के लिए वीज़ा लगता है क्या? नहीं लगता। हम लोग आराम से कहाँ जा सकते हैं? मतलब उतना इशू नहीं है जितना कि इंडिया USA का है, इंडिया पाकिस्तान का है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया में ओपन एंड पोरस बाउंड्री कहाँ का है? तो बांग्लादेश में हम लोग जा सकते हैं, नेपाल में भी जा सकते हैं, भूटान में भी जा सकते हैं, म्यांमार में भी जा सकते हैं, पर उतना ही एरिया नहीं है। पर पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में इश्यूज़ है कि नहीं? ठीक है, चाइना में है कि नहीं? तो कहाँ कहाँ पे ओपन एंड पोरस बाउंड्री है? ओपन एंड पोरस मतलब आप नेपाल जा सकते हैं, आप भूटान जा सकते हैं, म्यांमार जा सकते हैं, इवन आप बांग्लादेश जा सकते हैं। कौन कौन से स्टेट्स इंडिया और बांग्लादेश भी कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को हम लोगों ने क्या कन्वर्ट कर दिया? विद हेल्प ऑफ रशियाज असिस्टेंस वी कन्वर्ट ईस्ट पाकिस्तान इनटू पाकिस्तान, ठीक है। उस समय इंडिया की लीडरशिप कौन थी? तो आंध्रा था, आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को किसकी सहायता मिली थी? रशियन गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया? ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प करके क्या कन्वर्ट कर दिया? पाकिस्तान, सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान को क्या बना दिया? बांग्लादेश। आज क्या हकीकत है कि कभी बांग्लादेश बोले तो ईस्ट पाकिस्तान कौन मॉनिटर करता था? वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन आज का अगर प्रेजेंस देखा जाए तो ज़्यादा प्रॉस्परस कौन है? पाकिस्तान की बांग्लादेश? बांग्लादेश ज़्यादा प्रॉस्परस है, ठीक है। इनका GDP बहुत ही डाउन हो चुका है, ठीक है। इनका इकोनॉमी श्रिंक हो चुका है,
इनका जीडीपी भी बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रहा है। मतलब एक रीजन जो कभी इसका पार्ट था, बाद में वो पार्ट डिवाइड हो गया, और आज जैसे कहते हैं कि ये जो डिवाइडेड पार्ट था वो प्रॉस्परस है और ये हो गया नॉन प्रॉस्परस। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, इकोनॉमिक श्रिंकेज है, यहाँ पे सब पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, और इंडिया के टर्म्स बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। कौन कौन से स्टेट इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर आएंगे? तो फर्स्ट है वेस्ट बंगाल। लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसकी है? वेस्ट बंगाल। जैसे इंडिया की ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, वैसे शेख हसीना कहाँ की है? तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल एक, उसके बाद आसाम दो, मणिपुर अपना मेघालय तीन, ठीक है, त्रिपुरा चार, मेघालय और ये मिज़ोरम। ये कौन सा स्टेट है? तो मिज़ोरम का पार्ट है। एक मिज़ोरम हो गया, एक त्रिपुरा हो गया, एक आसाम हो गया, मेघालय हो गया, चार हो गए, वेस्ट बंगाल पाँच। ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स है वेस्ट बंगाल। इसके अलावा इंडिया के पास में दो और कंट्रीज़ है, नेपाल और भूटान। लेकिन दोनों की खास बात क्या है? जैसा अफगानिस्तान है, जैसा नेपाल है, वैसा ही भूटान है। इन तीनों में खास बात क्या है कि अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ है, पर इनका ज्योग्राफी कैसा है? लैंडलॉक्ड की ओपन टू सी। लैंडलॉक्ड इनकी ज्योग्राफी कैसी है? लैंडलॉक्ड। नेपाल को एक्सेस हो रहा है कि सी का? नहीं, नेपाल को चाहिए एक्सपोर्ट करना। अब ज़्यादातर एक्सपोर्ट वो एयरपोर्ट से तो नहीं करेगा, उसको लैंड रूट चाहिए, और लैंड रूट से फिर वो सी रूट को पकड़ के वर्ल्ड में क्या करेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एयरवेज से करेगा तो उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, और इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो अपने को क्या बढ़ाना पड़ेगा? आउटपुट कॉस्ट, और चीज़ें महंगी हो जाएगी। इसलिए वर्ल्ड में ज़्यादातर चिपेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर वेज। आज भी दुनिया का 80% व्यापार, 80% वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम किससे चलता है? सी रूट्स से। तो दीज आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज। भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान वांट टू एक्सेस वाटर रूट्स। ठीक है, भूटान एंड नेपाल वांट्स access to strategic routes, therefore they are with India to use the geography of India या फिर बांग्लादेश। तो ये है important points। इंडिया भूटान का बाउंड्री कितना है? तो 699 किलोमीटर ओनली, मतलब लगभग 700 किलोमीटर को एक कम। इंडिया भूटान बाउंड्री कितना है? $699 किलोमीटर। और इंडिया नेपाल का बाउंड्री है 1751 है कि 3 है? 1751 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1752 है एक्चुअली बराबर 1752 किलोमीटर अप्रॉक्स। और ये इंडिया नेपाल की बाउंड्री है। इंडिया नेपाल में जाने के लिए भी वीज़ा लगता है क्या? नहीं। इंडिया नेपाल का संबंध कैसा? तो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। सिविलाइजेशनल कनेक्ट क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म जो है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। एंड लुम्बिनी प्लेस कहाँ पे? नेपाल। इंडिया का बुद्धिस्ट सर्किट जैसा बौद्ध गया साथ साथ में लुम्बिनी, श्रावस्ती, ये सब है। तो इंडिया के सिविलाइजेशनल कनेक्ट किसके साथ में है? तो नेपाल के साथ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजन, वर्ल्ड का सबसे डोमिनेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ हिंदू, वो कौन सा है? तो इंडिया। मतलब हिंदुज़म कौन से दो एरियाज़ में ज़्यादा है? तो आप कह सकते हैं नेपाल एंड इंडिया। ये दो ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे हिंदुज़म बहुत क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है, रिलीजन डेमोग्राफी की अगर बात करें, रिलीजन डेमोग्राफी की बात करें तो इंडिया के आसपास कौन कौन से रिलीजन डेमोग्राफी वाले कंट्रीज है? फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान मुस्लिम रीजन, पाकिस्तान मुस्लिम रीजन, इवन मालदीव्स एंड लक्षद्वीप इज़ ऑल्सो मुस्लिम रीजन। लक्षद्वीप क्या है? तो इंडिया का एक फिजोग्राफिक सेक्शन है, एक आइलैंड जोग्राफी है जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं और इसकी राजधानी कावाराती है कि नहीं? तो यहाँ पे भी डेमोग्राफी, मैं हिंदू मुस्लिम्स के इश्यूज़ में नहीं हूँ, मुझे सिर्फ मेरा कल्चरल जोग्राफी का पैटर्न बताना है। तो कल्चरल की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में ज़्यादातर डोमिनेंट कौन सा कल्चर है? इस्लाम कल्चर है। वेराज अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा हिंदू कल्चर, ट्राइबल बेल्ट का हिंदू कल्चर। ठीक है, वेराज मालदीव्स, ठीक है, एक आइलैंड कंट्री। इंडिया को एक नहीं, कितने आइलैंड कंट्रीज़ है? दो, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज़ अ बुद्धिस्ट कंट्री, वेराज मालदीव्स इज़ अ मुस्लिम कंट्री। ये एक्सिस को देखिए, मालदीव्स, लक्षद्वीप, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इस्लाम रीजन।
largest Hindu population in the world? India. And second largest Hindu population in the world? Nepal. Buddhist country? Bhutan. Myanmar is also Buddhist country, whereas Sri Lanka is also Buddhist. तो 3 ट्राइंगल्स को लोकेट करो बुद्धिज़्म के, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, ठीक है. इवन बुद्धिज़्म इज अ माइनॉरिटी लैंग्वेज इन नेपाल, और मेजॉरिटी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदू. दुनिया में 2 ही हिंदू टॉप 2 में चलते हैं, एक इंडिया और दूसरा नेपाल. लेकिन अगर लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में. इसका मतलब थोड़े से लोग कौन से हो गए वहाँ पे? बुद्धिज़्म के हुए. तो वो लैंग्वेज कहाँ पे हुआ? माइनॉरिटी की मेजॉरिटी. वर्ल्ड इज़ अबाउट मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटीज़. अरब वर्सेस पैलेस्टाइन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है. नेक्स्ट, अरब वर्सेस ज्यूज़ जो है वो. तो नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान कैसा कंट्री है? तो लैंडलॉक्ड. इंडिया लैंडलॉक्ड है क्या? नहीं. इंडिया को जितना लैंड बॉर्डर लगा है ना, उससे आधा परसेंट 50% कौन सा बॉर्डर लगा है? मैरीटाइम बॉर्डर. मैरीटाइम बॉर्डर बोले तो वाटर एक्सेस, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए 2 इश्यूज आपको देखना है. ये मैरीटाइम बॉर्डर हुआ, ये लैंड बॉर्डर. आप लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं लैंड बॉर्डर एंड कोस्टल बॉर्डर. इंडिया की कौन सी कोस्टल बॉर्डर बड़ी है? कोस्टल बॉर्डर बड़ी है कि लैंड बॉर्डर? आंसर है लैंड बॉर्डर. लैंड बॉर्डर ये बड़ी है किससे? कोस्टल बॉर्डर से. कैसा देखो, इंडिया का कोस्टल बॉर्डर चालू कहाँ से होगा? तो गुजरात से. गुजरात से कहाँ तक आएगा? कन्याकुमारी. कन्याकुमारी से वेस्ट बंगाल. ये इंडिया का क्या हुआ? कोस्टल बॉर्डर, अलॉन्ग विथ 2 आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप. तो इन सबका कोस्टल एरिया अगर पकड़ लिए तो कितना होता है? तो अप्रॉक्स इतना होता है. मतलब अप्रॉक्स 7500 कोस्टल बॉर्डर हुआ, और इसका दुगना डबल क्या है? तो ये है लैंड बॉर्डर. लैंड बॉर्डर चालू कहाँ से होता है? गुजरात, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये क्या हुआ? ब्लू कलर का इंडिया का लैंड बॉर्डर. ये कितना लंबा है? तो आप इसको कह सकते हैं अप्रॉक्स कितना है? 15,200. तो ये फैक्ट्स नहीं पूछेंगे, पर आपको ये स्टेटमेंट अगर पूछेंगे कि इंडियाज़ कोस्टल बॉर्डर इज़, ऐसा पूछेंगे इंडियाज़ लैंड बॉर्डर इज़ 2 times ग्रेटर दैन इट्स कोस्टल बॉर्डर. ये स्टेटमेंट सही कि गलत है? इंडियाज़ लैंड बॉर्डर इज़ 2 times ग्रेटर दैन कोस्टल बॉर्डर. तो अप्रॉक्स कह सकते हैं अप्रॉक्स 2 times. 7,500 में ऐड कर दो तो हो सकता है, ठीक है. इसका उल्टा करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा. तो लैंड बॉर्डर ज़्यादा है. फिर हमने ये देखा, तो इंडिया की नेबरिंग लैंड कंट्रीज़ कितने देखा हम लोगों ने? 7, ठीक है. उनके सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसकी है? तो बांग्लादेश. और शॉर्टेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान. फिर इनमें सवाल कैसे पूछेंगे? 4 कंट्रीज़ के नाम देंगे और पूछेंगे कि इन कंट्रीज़ की बॉर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, ठीक है. तो जैसे कि नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान. तो सबसे आखिरी में कौन है? तो अफगानिस्तान. उसके ऊपर क्या होगा? भूटान. अब आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, नेपाल के म्यांमार, ठीक है. तो नेपाल और म्यांमार में देखो, नेपाल कितना आ रहा है? तो 1752, और म्यांमार कितना है? 1643. मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट बड़ा कौन हुआ? नेपाल. तो आंसर पहला क्या है? नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है. सेकंड तरह के क्वेश्चंस क्या पूछेंगे कि आपको स्टेट्स पूछ सकते हैं, मे बी. ये तो पुराने टाइप्स के हो गए, आजकल नहीं पूछते, पर फिर मे बी कि इंडिया के पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन कौन से राज्य है. पहला गुजरात हो सकता है, दूसरा राजस्थान हो सकता है, उसके बाद पंजाब हो सकता है. क्या है? पंजाब का बॉर्डर लगता है ना, और जम्मू कश्मीर का भी लगता है. लेकिन कुल्लू मनाली या हिमाचल प्रदेश का लगेगा क्या? नहीं लगेगा. हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री कहाँ मिलेगी? तो चाइना की तरफ. यूपी की बॉर्डर चाइना को लगती है क्या? यूपी की बॉर्डर पहले लगती थी जब उत्तराखंड उसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी उत्तराखंड अलग हो गया. तो यूपी की बॉर्डर डायरेक्टली किसको नहीं लगती? चाइना. लेकिन यहाँ पे तो लग रही है नेपाल. हो गया. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं.
अब दूसरा पार्ट, यहाँ तक कुछ पूछना है? नेक्स्ट चलें। अब दूसरा, अब ये इंडिया का मैप देखिए। वर्ल्ड में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री की 1st लार्जेस्ट कंट्री। हम पॉपुलेशन में फर्स्ट, पर एरिया में 7th। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री। लार्जेस्ट कंट्री का मतलब क्या हुआ? एरिया की पॉपुलेशन, एरिया, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आफ्टर, पहला कंट्री कौन सा एरिया में सबसे बड़ा? रशिया। दूसरा कनाडा। कनाडा के ठीक नीचे कौन सा है? यूएसए। रशिया के ठीक नीचे चाइना। फिर ब्राज़ील। फिर ऑस्ट्रेलिया। और फिर कौन सा है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया। तो अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया, लैंड एंड द पीपल। लैंड हम लोग कौन से नंबर पे हैं? 7th। और पीपल में हम लोग, मतलब लैंड और पीपल सेम है कि कॉम्प्लीमेंट, ये मिसमैच हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। रोड डेंसिटी भी इंडिया की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में? तो आंसर है पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहाँ है? तो इंडिया है, ठीक है। इसका मतलब इंडिया में लैंड और मैन का रेशियो सेम हुआ क्या? नहीं, लैंड और मैन का रेशियो फ़र्क हुआ कि नहीं? उसके बाद तो हम 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया का डोमिनेंट रिलीजन देखा। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इंडिया का। अब इंडिया के ज्योग्राफी में, इंडिया के ज्योग्राफी में दूसरा, अब इंडिया का ज्योग्राफी, कोई भी घर, जैसे हमारा एक घर आता है तो हमारा घर का स्क्वायर फीट होता है ना, या स्क्वायर किलोमीटर होता है कि कितना एरिया में आता है। वैसे इंडिया का एक प्लॉट है और इस प्लॉट का एरिया कितना है? तो इतना है। हमारे घर का साइज़ कितना है? इंडिया का साइज़ कितना है? तो इंडिया का साइज़ इतना है, 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर मतलब ये अपना घर का एरिया। एनसीईआरटी के हिसाब से इंडिया का फिजियोग्राफिक एरिया कितना है? 32 लाख कि 34 लाख? 32 लाख, मतलब 32 लाख अप्रॉक्स इंडिया का क्या है? फिजियोग्राफिक एरिया, इंडिया का पूरा एरिया है। या फिर आप एनसीईआरटी के हिसाब से कह सकते हैं 3.28 मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख होता है ना, तो इंडिया का क्या हो गया? ये एरिया हो गया। अब सवाल है कि इंडिया नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा लंबा है कि वेस्ट टू ईस्ट? तो हम नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा लंबे हैं। कितना है नॉर्थ टू साउथ? 3214, एग्जैक्ट इतना है। एनसीईआरटी ने इसको कम लिखा है। तो नॉर्थ टू साउथ इंडिया की लंबाई कितनी है? 3214, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया का लेंथ कितना आ गया? 3214। और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का कितना हुआ? 2933। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। वो फैक्ट नहीं पूछेंगे, ये स्टेटमेंट पूछेंगे। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज स्मॉलर दैन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। फॉल्स। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज स्मॉलर दैन इंडियाज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, कह सकते हैं। तो ये कितना है? 2933। और ये कितना है? 3214। ये लैटिट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट हुआ और ये लॉन्जिट्यूड के लिए। ये ईस्टर्न साइड है ना, तो उसको हम लोग किस में बात करेंगे? लॉन्जिट्यूड में। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हुआ? लैटिट्यूड के लिए। मतलब कितना अच्छी बात है। लैटिट्यूड होते हैं ऐसे, लैटिट्यूड होते हैं ऐसे, पर इनका काम कैसे चलता है? नॉर्थ टू साउथ। लैटिट्यूड ऐसे बनाते हैं कि नहीं? लैटिट्यूड बोले तो पैरेलल्स के मेरिडियंस। लैटिट्यूड बोले तो पैरेलल्स। लिखा कैसे जाता है उनको? आड़ा लेके जाते हैं, पर फंक्शनिंग कैसे करते हैं वो लोग? हीट जोन देखा था ना, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर। ये जोन ऐसे चल रहा है ना, हीट जोन। इसका उल्टा पैटर्न कैसा रहेगा? तो लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड कैसे रहते हैं? ऐसे। इनको क्या कहते हैं हम लोग? मेरिडियंस, ठीक है। लेकिन ये रहते ऐसे, लेकिन फंक्शनिंग कैसे करते हैं? इंडिया में अभी दिन है तो उधर वहाँ अमेरिका में क्या होगी? रात। मतलब कितना अच्छा बैलेंस पैटर्न है। इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं?
अभी हमने जो पढ़ा वो फैक्ट देखो, ये पढ़ते चलो फटाफट। इंडिया का एरिया देखा हमने, एग्जैक्ट एरिया आपको बताया और आंसर ध्यान रखना मिलियन। उसके बाद इंडिया में हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे, तो इंडिया में। फिर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट भी आपने देखा, नॉर्थ एक्सटेंट कितना है एनसीईआरटी के हिसाब से 3200। मैंने आपको 11th क्लास एनसीईआरटी का डाटा बताया 3214 एग्जैक्टली। उसके बाद ईस्ट वेस्ट कितना है तो 2933 बड़े एनसीईआरटी के हिसाब से। अब 2933 आप उतना 33 ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए उसने अप्रोक्स कितना लिखा 29, मतलब राउंड ऑफ किया है, लेकिन एक्चुअल की अगर बात करें तो 3214 2933। दूसरा, इंडिया में कौन कौन से फिजियोग्राफिक सेक्शन है, ये पॉलिटिकल नाम हुआ ना, तो अब फिजियोग्राफी, इंडिया इज बाउंड बाय हिमालयस। इंडिया के दो साइड में दो वाटर टैंक है, एक अरेबियन सी और दूसरा बॉब। बॉब बोले तो बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में स्वाभाविक है नाम किसका बड़ा है, सी, और कहाँ पे बे लगा है, अरेबियन में क्या लगा है, सी। तो अगर आपको सिंपल पूछा कि द ज्योग्राफी ऑफ बे ऑफ बंगाल इज ग्रेटर दैन अरेबियन सी, तो आंसर है गलत। द ज्योग्राफी ऑफ अरेबियन सी इज ग्रेटर दैन द साइज ऑफ बे ऑफ बंगाल। लेकिन मैप में देखा तो ऐसा लगता है कि बॉब बड़ा होगा और अरेबियन सी छोटा होगा, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अरेबियन सी का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बॉब, बे ऑफ बंगाल। और ये दोनों सी, अरेबियन सी एंड बॉब, इज़ अ पार्ट ऑफ विच ओशन, तो आंसर है इंडियन ओशन। कौन सा कंट्री जिसके नाम से ओशन गिरा है, इंडिया। नेक्स्ट, और इन दोनों सी का ज्योग्राफी आप देखेंगे, अरेबियन सी इधर, बे ऑफ बंगाल इधर, और इंडिया का नीचे का शेप कैसा है, वी शेप। दैट वी शेप रेफर्ड एज इंडियन पेनिनसुला। ये देखिए इंडिया का वी शेप, तो ये जो नीचे का पार्ट आपको निकला है इसको आप क्या कहते हैं, इंडियन पेनिनसुला। और इंडियन पेनिनसुला दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेनिनसुलाज में आता है। इसकी ज्योग्राफी कैसी, नहीं है कि पुरानी, ये तो ये ज्योग्राफी कैसी हो गई, ओल्डेस्ट। ये ज्योग्राफी कैसी हो गई, यंगेस्ट। इसका मतलब कहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, ओल्डेस्ट ज्योग्राफी कि यंगेस्ट ज्योग्राफी, ओल्डेस्ट ज्योग्राफी में। इसलिए वी फाउंड ज़्यादातर मिनरल्स इन इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला कंसिस्ट ऑफ हार्ड रॉक्स, whereas upper Himalayas consist of soft rocks. Next, पेनिनसुला मतलब क्या, तो एनसीईआरटी के हिसाब से पेनिनसुला मतलब पीस ऑफ लैंड जिसके तीन साइड में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। उसके तीन साइड में क्या होना चाहिए, तो वाटर होना चाहिए, उसको कहते हैं पेनिनसुला। नेक्स्ट, अब इंडिया के बारे में ब्रीफ रिपोर्ट। राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट अबाउट इंडिया, तो आप लिख सकते हैं वो सब ऊपर फैक्ट्स लिखने के बाद। अब कि इंडिया क्या है, तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया में हर चीज़ में क्या है, डाइवर्सिटी। यहाँ पे साउथ इंडिया के लोग अलग है और जम्मू कश्मीर के लोग अलग है, वेस्ट इंडिया के लोग अलग है तो ईस्ट इंडिया के लोग अलग है। मतलब चेहरे में ही डाइवर्सिटी नहीं है, खाने में भी क्या है डाइवर्सिटी, जंगल में भी क्या है, वाइल्ड लाइफ में भी क्या है डाइवर्सिटी। नागपुर में बाइसन्स मिलेंगे आपको, ताड़ोबा अंधेरी में मिलते हैं। ताड़ोबा अंधेरी क्या है, तो टाइगर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर, तो नागपुर के डेसिडियस जंगल में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या मिलेगा, तो बाइसन्स कॉमन है। लेकिन ऐसे ही बाइसन का प्रोटोटाइप याक कहाँ मिलता है, याक कहाँ मिलेगा, याक जानते हो ना, याक कहाँ मिलेगा, तो इंडियन हिमालयस के साइड में मिलेगा। स्पेशली लद्दाख प्लेट गुड फॉर याक, ठीक है। अगर इंडिया में टाइगर्स, भारत के 18 राज्यों में 18 स्टेट्स में क्या मिलता है, टाइगर। इसलिए हम लोगों ने टाइगर को कौन सा एनिमल बनाया, नेशनल एनिमल बनाया। लायंस इंडिया में हर स्टेट्स में है क्या, नहीं। पहले दिल्ली से लेके तो गुजरात तक के एक्सिस में आपको लायंस मिलते थे, लेकिन अब लायन सिर्फ हिस्टोरिकल रेंज में रह गए। अभी लायंस कहाँ है, तो सिर्फ एक्सक्लूसिवली लोकेटेड इन विच स्टेट, गुजरात, गिर रीजन। लेकिन पूरे गुजरात में है क्या, मतलब एक ही राज्य में रह गए लायंस, तो वो कहाँ पर, तो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। और इंडिया में टाइगर कितने स्टेट्स में मिलेंगे आपको, 18। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। और ये तीनों का जनसंख्या क्या है, बढ़ रहा है। लेपर्ड्स ऑल्सो ग्रोइंग, टाइगर्स ऑल्सो ग्रोइंग इन नंबर्स, इवन लायंस आर ऑल्सो ग्रोइंग इन नंबर। बट फॉरेस्ट में भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है, पर एक्चुअल की अगर बात करें तो फॉरेस्ट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। स्वाभाविक है कि जब इनका घर कम हो जाएगा, फॉरेस्ट डिक्लाइन, एनिमल्स राइजिंग। स्वाभाविक क्या होगा कि एनिमल्स शहर में आएंगे, गांव में आएंगे, और क्या स्टार्ट होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट।
इंडिया में है कि नहीं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इवन लैंड ऑफ राइनोसोरस कौन सा स्टेट है? आसाम, ठीक है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी वैसी है, इसलिए वहाँ पे गेंडे के पैटर्न्स मिलते हैं। एलिफेंट्स आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? नदर्न इंडिया के साउथ इंडिया। एलिफेंट ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? तो कर्नाटक, केरला इज़ लैंड ऑफ एलिफेंट्स। इवन नागपुर के इवन गढ़चिरौली के साइड में एलिफेंट मिल सकते हैं, उड़ीसा में मिल सकते हैं, पर राजस्थान की जोग्राफी में एलिफेंट्स मिलेंगे क्या? नहीं। तो वहाँ के जोग्राफी के लिए वहाँ का यूनिक एनिमल ही काफ़ी है, कैमल्स, है कि नहीं। इवन लद्दाख में भी क्या मिलते हैं? कैमल्स। फ़र्क इतना है कि लद्दाख के कैमल्स की हाइट छोटी और राजस्थान के कैमल्स की हाइट बड़ी, और गुजरात के कैमल्स स्विमिंग भी कर सकते हैं पानी में। तो ये एक यूनिकनेस क्या है? तो ये दिखाता है इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। एंड दिस डाइवर्सिटी कहाँ से आती है? इसका इंजन क्या है? ये डाइवर्सिटी कहाँ से आती है? तो डाइवर्सिटी का मेन इंजन है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स। साउथ इंडिया के लोग का बेसिकली कलर कैसा होता है? ब्लैकिश। हम लोगों का कलर बेसिकली कैसा होता है? विटिश। और जम्मू कश्मीर लोगों का कलर वाइटिश। मैं रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जोग्राफिकल फैक्टर्स मेक दिस यूनिकनेस, ठीक है। साउथ इंडिया के लोग काले होते हैं, पर उनका चेहरा कितना रेखी होता है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स मेक्स द की डिफरेंसेस, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के पेड़ की हाइट छोटी होती है, लेकिन रूट्स अंदर तक होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन के पेड़ हाइटेड होते हैं, पर रूट्स कम होते हैं, इसलिए उनको बैलेंस करने के लिए बाहर से दूसरे रूट्स होते हैं। मतलब हर एक एरिया का जोग्राफी भी मैटर करता है, और हर एक एरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंजन, सबसे इंपॉर्टेंट प्लग क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लग ऑफ अर्थ इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और अर्थ के पूरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन चलाता है? तो ओनली वन सिस्टम, सन। सन से हमको क्या मिलती है? हीट और लाइट, और ये सन ही है जो पूरा वेरिएशंस करता है, ठीक है। अगर अर्थ की एक्सिस टेढ़ी नहीं होती, सन की एनर्जी नहीं होती, तो अर्थ ना ही ब्लू प्लैनेट प्रॉपर बन पाता, ना ही यूनिक प्लैनेट बन पाता। सो अर्थ का इंक्लाइन होना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अर्थ का रोटेट होना दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अर्थ का रिवोल्यूशन होना तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अर्थ पर पानी होना ये भी ज़रूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन सबसे कि अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? लाइट से, जिसके चलते क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, और ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या बनाते हैं इंडिया को डाइवर्स। तो इंडिया डाइवर्स कौन कौन से कारण से? तो इंडिया डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। इंडिया में आपको ऊपर में क्या मिलेंगे? तो अपर फिजियोग्राफिक सेक्शन में क्या मिलेंगे? माउंटेन्स। इंडिया का सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक सेक्शन क्या है? प्लेटू। इंडियन पेनिनसुला क्या है? एक प्रकार का प्लेटू। इंडिया में इंडस गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है कि नहीं। ज़्यादातर भारत की डेमोग्राफी कहाँ बैठी है? प्लेन्स में कि माउंटेन्स में। जैसा अभी मैंने आपको इशू बताया, मेटीज वर्सेस कुकीज़, ठीक है। तो मेजॉरिटी इंडिया के लोग कहाँ बैठे हैं? प्लेन्स, और माइनॉरिटीज़ में भी कहाँ हो सकते हैं? माउंटेन्स। इसलिए लैंड फॉर्म्स मैटर करेंगे। इवन इंडिया के फिजियोग्राफी सेक्शन में क्या मिलेंगे? ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड वेस्ट कोस्ट प्लेन, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। प्लस इंडिया ऑल्सो हैविंग अ यूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, कोल्ड डेजर्ट्स एंड हॉट डेजर्ट। राजस्थान इज फेमस फॉर hot and warm deserts, hot and warm desert, whereas Ladakh region and Lahul and Spiti region of Himachal Pradesh is cold and cooler region, ठीक है। नाम ध्यान रखिए इसका। इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कितना है? तो आपको दो लिखना है, एक है लद्दाख प्लेट्यू और दूसरा लाहुल एंड स्पीति रीजन। कौन से स्टेट का है? हिमाचल प्रदेश। और लद्दाख प्लेट्यू स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है? यूनियन टेरिटरी। इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू का नाम भी क्या है? लद्दाख। मतलब भारत का सबसे ऊंचा प्लेट्यू क्या है? तो लद्दाख। डेक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा है एरिया में। डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, वेयर एज लद्दाख प्लेट्यू इज द लॉन्गेस्ट नहीं, टॉलेस्ट। लद्दाख प्लेट्यू इज द टॉलेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, वेयर एज डेक्कन प्लेट्यू इज द लॉन्गेस्ट, ये लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो लद्दाख प्लेट्यू और लाहुल एंड स्पीति, इस रीजन में क्या है? तो हरियाली ज़्यादा है कि एरिड रीजन ज़्यादा है? एरिड रीजन ज़्यादा है। पर राजस्थान का एरिड रीजन और इन दोनों रीजन का एरिड रीजन सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। दोनों का अलग क्यों है? तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स और अल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स और अल्टीट्यूड। राजस्थान में गर्मी
ज़्यादा है, लेकिन लद्दाख में ठंडी ज़्यादा है। लद्दाख ठंडा क्यों है? अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड कि लॉन्जिट्यूड? लॉन्जिट्यूड से हीट का कोई मतलब है क्या? नहीं, हीट का मतलब कौन से कॉन्सेप्ट से आता है? तो लैटिट्यूड और दूसरा अल्टीट्यूड। अब लद्दाख ट्रॉपिकल में आता है कि तो नहीं, तो काफ़ी ऊपर है, टेम्परेट ब्लॉक में हो गया, और उसके ऊपर से ऊंचाई भी ज़्यादा। कल हमने देखा था कि एज वी गो अप साइड एटमॉस्फेरिक डेंसिटी डिक्रीजेस। इसका मतलब लद्दाख की ऊंचाई अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हवा का दबाव कम होगा। ठीक है, ये 3 नाम देखिए, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। किसकी हाइट ज़्यादा है? तो यहाँ पे हवा का डेंसिटी कम होगा। इसका उल्टा मतलब प्लेन्स में ज़्यादा होगा। समझ में आए? फॉर एग्जांपल इनका नाम बताइए, दिल्ली एंड शिमला। दिल्ली एंड शिमला, कहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा? शिमला। और ज़्यादा कहाँ होगा? दिल्ली। अब तीसरा नाम, कन्याकुमारी, शिमला एंड दिल्ली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कहाँ पे होगा? शिमला। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा कहाँ होगा? कन्याकुमारी, क्योंकि दिल्ली समुद्र के लेवल से ऊपर होगा और कन्याकुमारी नीचे होगा। स्वाभाविक है, जो नीचे है वहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा होगा और जो ऊपर है वहाँ पे हवा का दबाव कम होगा। हवा का दबाव भी मैटर करता है हमारे स्किन और टेम्पर के कल्चर्स को। ठीक है, नेक्स्ट। तो इंडिया में हॉट डेजर्ट्स भी है और कोल्ड डेजर्ट्स भी। तो ये सब क्या दिखाता है? तो इंडिया में लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो इंडिया में डाइवर्सिटी कहाँ का है? तो इंडिया में डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स है, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट है। इंडिया में 2 तरह के बेसिकली क्लाइमेट देखे गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का इंडिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का इंडिया सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एक हॉट वाला, एक वार्म वाला, एक हॉट वाला, एक वार्म। हॉट, वार्म, कूल, कूलर नहीं, हॉट, वार्म, कूलर एंड कोल्ड कह सकते हैं ना। हॉट बोले तो गर्म, थोड़ा वार्म, कूलर, और कूलर से एक्सट्रीम ठंडा, कोल्ड। ठीक है, तो इंडिया में क्लाइमेट अलग अलग है। इंडिया में क्या है? वेजिटेशन। पर इंडिया के हर एक स्टेट्स का जो बेसिक पैटर्न है चेंज है। ठीक है, क्लाइमेट बोले तो शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, एंड वेदर शॉर्ट टर्म। इंडिया में अगर आपको किसी ने पूछा कि इंडिया के क्लाइमेट का नाम क्या है, तो आपको कहना है मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट। जो भी कंट्री इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर और जो भी कंट्री इक्वेटर से 30 डिग्री नीचे, मतलब ब्रैकेट क्या बताया? 30 डिग्री नॉर्थ, साउथ, दैट कंट्री मे बी रेफर्ड एज मानसून क्लाइमेट कंट्रीज। इंडिया कौन सा क्लाइमेट कहते हैं? मानसून क्लाइमेट कंट्रीज। इसके अलावा इंडिया में वेजिटेशन सेम ही कि अलग अलग है? अलग अलग। इंडिया में बेसिकली 5 से 6 प्रकार के क्या देखे गए वेजिटेशन, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। नागपुर में जो है कैसा है? डेसिडियस। और केरला में जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट। शिमला में है वो माउंटेन फॉरेस्ट। सुंदरबन में है वो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। और राजस्थान में जो है वो थॉर्न फॉरेस्ट। मतलब भारत के ज्योग्राफी के हिसाब से कितने प्रकार के जंगल है? 5। पहाड़ी एरिया में माउंटेन फॉरेस्ट, जिसको कॉनिफेरस कहते हैं आप। ठीक है, राजस्थान में थॉर्नी बुशेस। इंडियन प्लेट्यू में ज़्यादातर क्या मिलेगा? तो डेसिडियस जंगल। डेसिडियस मतलब क्या होता है कि गर्मी में पत्ते झड़ते हैं, लेकिन एवरग्रीन के झड़ते हैं क्या? नहीं, हर एक पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, लेकिन एवरग्रीन में इतने पेड़ों की डेंसिटी होती है कि समझ में नहीं आता कि किसके झड़ रहे पत्ते और किसके नहीं झड़ रहे, इसलिए। और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ के नागपुर में पेड़ की डेंसिटी कम होती है, एवरग्रीन पेड़ की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी और डेसिडियस की कम रहेगी। डेसिडियस में आपको देखो, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ वहाँ, और गर्मी में पत्ते कैसे होते हैं? शेड देयर लीव्स। ठीक है, तो ऐसे पेड़ आपको इंडियन पेनिनसुला में मिलेंगे। उसके बाद कोस्टल एरिया में कौन से पेड़ मिलेंगे? तो मैंग्रोव्स, समुद्र पे मैंग्रोव्स बेल्ट मिलेंगे। ठीक है, और स्वाभाविक है कि अगर 5 प्रकार का भारत में नेचुरल वेजिटेशन है, जंगल है, तो वाइल्ड लाइफ भी सेम रहेगी, अलग अलग रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। प्लस इंडिया इज़ द लैंड ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस एंड वेरियस कल्चर्स। इंडिया में जो 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है, वो 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, ज़्यादातर किसके हिसाब से बनी है? लैंग्वेज के हिसाब। ज़्यादातर किससे? मराठी का कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। मलयालम का कौन सा स्टेट है? केरला। तमिल का कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। तो लैंग्वेज आंसर हुआ। उसके बाद में तेलुगु का कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश भी है और तेलंगाना भी है।
तेलंगाना 2014 में अलग हुआ कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश से। तो इंडिया में 2 तेलुगु स्टेट्स के नाम बताइए, आंध्रा एंड तेलंगाना। मलयालम स्टेट का नाम? केरला। तमिलनाडु। कन्नड़? कर्नाटका। गुजरातीस? गुजरात। ठीक है। राजस्थान का कल्चर? राजस्थानी। ठीक है। इसके अलावा यूपी, बिहार, यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या मिलेंगे? तो हिंदी कल्चर्स। बंगाली हिंदी कल्चर? वेस्ट बंगाल। ओडिया कल्चर? ओडिशा। ठीक है। छत्तीसगढ़ बेल्ट, एमपी बेल्ट, ये इंडिया के कोर हिंदी ट्राइबल बेल्ट रीजन से। ठीक है। अर्बनाइजेशन आपको चंडीगढ़ में मिलेगा, आपको पौंडीचेरी में अर्बनाइजेशन मिलेगा, दिल्ली में भी क्या मिलेगा? अच्छा, अर्बनाइजेशन। इंडिया में अर्बनाइजेशन कितना परसेंट है? तो आप कह सकते हैं ये फैक्ट्स है। ये फैक्ट्स ध्यान रखो, या लिखना है तो लिख सकते हैं। इंडिया में शहर और गांव, कौन सा इंडिया ज़्यादा है? गांव का। शहर कितना इंडिया में? और गांव कितना परसेंटेज है? 65। मतलब इंडिया में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है कि कम है? इंडिया में अर्बनाइजेशन डबल है कि हाफ है? हाफ है। ये अर्बनाइजेशन, ये नेक्स्ट। इंडिया में पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को कितनी परसेंट ज़मीन मिली है? पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास लैंड कितना है? ओनली 2.4% क्या मिला हमको? लैंड। मतलब पूरे वर्ल्ड के, पूरा अर्थ अगर मैप लेते हैं तो अर्थ के ज़मीन में इंडिया को कितना परसेंट ज़मीन मिला है? सिर्फ 2.4%। जहाँ पर दुनिया की लगभग 18% क्या रहती है? आबादी। इतनी पॉपुलेशन तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहती है। कहाँ? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और कहाँ से? एक छोटा सा कंट्री इंडिया। मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जनसंख्या कितनी? तो आप कह सकते कितनी? 18%। और इंडिया की कितनी है? 18%। कहाँ? इंडिया। और कहाँ पे? अफ्रीका। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड आफ्टर एशिया, अफ्रीका। इसके अलावा इंडिया में फॉरेस्ट कितना परसेंट? तो आप कह सकते कितना परसेंट है? 24। मतलब इंडिया में जंगल कितना परसेंट है? 24। और कितना लेके जाना है? बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है। तो इंडिया का प्लान है कि इंडिया में फॉरेस्ट कितना परसेंट लेके जाना है? अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडिया हैव टू इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर अबाउट 33%। मतलब जितनी लैंड है उससे 1/3 क्या होना चाहिए? जंगल। अगर ये एक इंडिया का ज्योग्राफी है तो इसमें 1/3 क्या होना चाहिए? जंगल होना चाहिए। उसके हिसाब से लॉ कितना बनता है? 33। और हम लोग अपने टारगेट से पीछे है कि आगे है? पीछे। और ध्यान ऐसा देखना, लर्न करना, 2.4 एंड 24। उसके बाद मेल और फीमेल की अगर बात करें तो इंडिया में कौन लोग ज़्यादा है? मेल कि फीमेल? मेल। कितना परसेंट इंडिया मेल है? 52। अब बचा कितना? मतलब इंडिया में 48% लड़कियां हैं, लेडीज़ है। ठीक है। और 52% क्या है? मेल पर्सनैलिटीज़। डाइवर्सिटी में ये भी एक अच्छा नाम है कि इंडिया के डाइवर्सिटी में अनऑर्गेनाइज्ड लोग ज़्यादा है और ऑर्गेनाइज्ड लोग कम है। अप्रॉक्स ध्यान रख रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, इनका एग्जैक्ट फिगर राउंड अप बता रहा हूँ। 80% लोग कौन से इंडिया में? अनऑर्गेनाइज्ड। मतलब इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा है कि पब्लिक प्लेयर्स? गवर्नमेंट के लोग, प्राइवेट लोग ज़्यादा। ये किस में आ गया? प्राइवेट में। जिसका दुकान है, कोई ठेला चला रहा है, ये सब किस में आ गए? अनऑर्गेनाइज सेक्शन। एंड जो पेड लोग हैं वो ये है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? पहला कि इनको छुट्टी के पैसे नहीं मिलते, नो पेड लीव। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? कि दे हैव नो वेरिएबल इनकम। नहीं, उल्टा बोला मैंने। दे हैव क्या रहेगा? वेरिएबल इनकम। मतलब आज इस महीने में 10,000 आए, उस महीने में 20,000 आए,
30,000 है, फिर अचानक 5,000 आ गए। यही है ना पैटर्न। उनको क्या कहेंगे हम लोग? वेरिएबल इनकम। लेकिन जॉब वाले लोगों को क्या होता है? दे हैव पेड लीव एंड मंथ के एंडिंग में उनकी इनकम कैसी रहेगी? वेरिएबल कि नॉन वेरिएबल? नॉन वेरिएबल। अगर 1 लाख रुपए पगार है तो बराबर 1 लाख रुपए आएंगे कि नहीं? ठीक है। तो ऑर्गेनाइज वर्कर्स बोले तो जिनका वेरिएबल की नॉन वेरिएबल इनकम? नॉन वेरिएबल इनकम एंड दे हैव पेड लीव्स। लेकिन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैव नो पेड लीव्स एंड वेरिएबल्स इनकम। तो ये भी इंडिया के डाइवर्सिटी का एक हिस्सा ही हुआ कि नहीं? ठीक है। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि इंडिया में इनफॉर्मल वर्कर्स ज़्यादा है कि फॉर्मल वर्कर्स? इंडिया इज लैंड अबाउट इनफॉर्मल वर्कर्स। देयर इज अ ह्यूज पॉवर्टी इश्यूज एंड अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज इन इंडिया। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि पॉवर्टी थोड़ी कम हो चुकी है। लिखा? नेक्स्ट, अब फिर एनसीईआरटी में नाम दे लोकेशनल सेटिंग। तो लोकेशनल सेटिंग देखो, इंडिया का लोकेशन कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट में। इंडिया के बीच से क्या गया है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का इंडिया कैसा है? ट्रॉपिकल कि सब ट्रॉपिकल? ट्रॉपिकल। कैंसर के नीचे का इंडिया ट्रॉपिकल और कैंसर के ऊपर का इंडिया सब ट्रॉपिकल। तो आप कह सकते हैं केरला में क्या होगा था? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और दिल्ली की तरफ आप क्या कह सकते हैं? सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल को और एक नाम दिया गया बड़े बुक्स में, वार्म टेम्परेट। सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट जोन। उसके बाद इंडिया का एक्सटेंट आपको पता करना पड़ेगा। एक्सटेंट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप कह सकते हैं कि बराबर इंडिया को किस में डिवाइड कर रहा है? आधे पे डिवाइड कर रहा है। ट्रॉपिकल इंडिया, सब ट्रॉपिकल इंडिया। ठीक है। अब वेस्ट टू ईस्ट और साउथ टू नॉर्थ देखो, इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स दिए। इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, पहले क्या लिखा रहता है? लैटिट्यूड। देखो इंडिया का क्या है? पहले लैटिट्यूड और बाद में लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड बोले तो कैसा होता है? तो लैटिट्यूड, कन्याकुमारी कितने नंबर पे? 8 डिग्री 4 मिनट्स। इसको डिग्री कहते हैं, इसको मिनट्स। ये सिंगल है तो मिनट्स, अगर 2 लाइन रहेंगे तो सेकेंड्स, 2 लाइन रहेंगे तो सेकेंड्स। तो कन्याकुमारी कितने डिग्री पे है? जैसे हमने कल देखा था कि नागपुर 21 डिग्री पे है और कन्याकुमारी 8 पे है। मतलब कितना किलोमीटर हुआ इक्वेटर से? 111। मतलब जो भी नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाइड करना है 111, क्योंकि हर एक लैटिट्यूड में कितने का डिफरेंस होता है? 111 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि कन्याकुमारी इक्वेटर से कितना लंबा होगा, कितना दूर होगा? तो अगर मोटा मोटी 8 लेते हैं हम लोग, उसको मल्टीप्लाइड करो 111 से, तो अप्रॉक्स कितना है? 8 किलोमीटर। मतलब कन्याकुमारी इक्वेटर से कितना दूर हो गया? 8 किलोमीटर। और लद्दाख का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कितना है? 37। तो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 111, तो वो कितने से दूर हो गया? इक्वेटर से। समझ में आता ना? हर एक लैटिट्यूड में कितने का फ़र्क है? 111। तो ये इंडिया का एक्स लाइन से। तो पहली छोटी वाली एक्स लाइन, नीचे वाली 8 डिग्री और लद्दाख वाली 37। और फिर गुजरात से कन्याकुमारी ये इतना हुआ, गुजरात से कन्याकुमारी। अब दोनों में देखो एक फ़र्क, 8 में 30 डाल दो, 8 में 30 डाल दीजिए, कितना हो गया? 38। मतलब लगभग कितना आ रहा है? 38। और 68 में भी 38 डाल दो, 30 डाल दो, 30, कितना आया? 98। सिर्फ 30 का डालने के बाद 30, मतलब इसमें भी 30 डिग्री का फ़र्क पड़ रहा है, इसमें भी 30 डिग्री। एग्जैक्टली अगर बात करें तो कितना आता है? 29 डिग्री। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का ऑलमोस्ट कैसा है? सेम है कि वैरी है? सेम है। कितना है? अबाउट 30 या फिर 29 डिग्री। 6th क्लास एनसीईआरटी में 29 लिखा है, 11th क्लास एनसीईआरटी में 30 लिखा है। तो आपको दोनों वैक्ट बताया मैंने। एग्जैक्टली अगर बात करें तो 29 आएगा, अप्रॉक्स बात करें तो 30 आएगा। और हमने उस दिन देखा था कि लोकल टाइम ऑफ 2 प्लेसेस जो अलग अलग पॉइंट्स पे बैठे हैं, उनमें कितने का डिफरेंस है? 2 घंटे का। मैंने उस दिन कहा था कि गुजरात में सुबह बाद में होती है, अरुणाचल प्रदेश में पहले होती है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने का फ़र्क है? 2 घंटे का। अप्रॉक्स कितने का है? तो 2 घंटे का, अबाउट 2 आवर्स। मतलब एक ही जगह पर टाइम कैसे वैरी कर रहा है कि नहीं? इसलिए हम लोगों ने क्या लिया? तो बीच का टाइम डाल दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश, और 2 घंटे बाद कहाँ लगता है? गुजरात में। मतलब वैरी होगा कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बीच का लाइन लेते हैं, क्योंकि इंडिया में 30 डिग्री का फ़र्क है
और 15 डिग्री मतलब कितना घंटा होता है? 1 घंटा। तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटा, इसलिए आंसर कितना लिखा है? 2 घंटा। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। वर्ल्ड है पूरा 360, उसको डिवाइड कर दे 24 घंटे से, तो 360 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 15। इसलिए 1 घंटा मतलब कितना डिग्री हो गया? 15 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 2 घंटे। 45 डिग्री मतलब 3 घंटे। और ये फैक्ट ध्यान रखना, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स और एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। इसका मीनिंग कैसा आया? ठीक है, पहला फॉर्मूला 360 को डिवाइड करते हैं। अर्थ कितने डिग्री है? 360 है ना पूरा गोल, उसको कितने घंटे से डिवाइड किया हम लोगों ने? 24। कितना आंसर आया? 1 डिग्री मतलब कितना हुआ? 1 आवर मतलब कितना हुआ? 15 डिग्री हुआ। ठीक है, फिर इसको और डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 4 मिनट्स। ठीक है, 4 मिनट्स। 1 घंटा कितने का होता है? 60 मिनट का। ठीक है, तो हर इसमें कितने का फर्क पड़ रहा है? 4 मिनट्स का पड़ रहा है। नेक्स्ट, अब टाइम देखिए। अब इंडिया में 2 घंटे का फर्क है, इसलिए हम लोगों ने 20 से डिवाइड कर लिए और वो मिर्ज़ापुर से जाता है 82 डिग्री 30, और फोकस करना ईस्ट। 82 डिग्री 30 क्या है? मिनट्स की सेकंड्स, मिनट्स, और इसके आगे और 28 लिखा रहता तो वो क्या रहता? सेकंड्स। उसको लिखते कैसे? सिंगल की डबल लाइन, सेकंड्स को डबल और मिनट्स को सिंगल। अब फैक्ट्स देखो, एनसीईआरटी ने फैक्ट्स क्या दिया? रशिया में कितने टाइम जोन्स है? 11। उसके बाद फ्रांस में कितने हैं? 12। ठीक है, फ्रांस भले ही छोटा कंट्री है पर उसके टेरिटरीज वर्ल्ड में फैले हैं, और अगर उसके टेरिटरीज वर्ल्ड में फैले तो वो एरिया किसका हुआ? फ्रांस का हुआ। वहाँ पे घड़ी किसकी चलेगी? फ्रांस। तो सबसे बड़ा टाइम जोन किसका है? रशिया की फ्रांस। फ्रांस 12, रशिया 11, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका एनसीईआरटी के हिसाब से कितना है? 7, और कनाडा में 6 टाइम जोन्स। लेकिन इंडिया में कितना टाइम जोन है? 1। चाइना इंडिया से 3 गुना बड़ा है। ज्योग्राफी में अगर बात करें तो चाइना इज़ ग्रेटर दैन 3 टाइम्स दैन इंडिया, पर इंडिया में भी 1 टाइम जोन है और चाइना में भी 1 टाइम जोन है। चाइना हमसे 2.5 घंटे आगे है। अगर शाम को यहाँ पर 7 बज रहे हैं तो चाइना में भी कितना बज रहे होंगे? 9:30। रात के कि सुबह के? रात के। मतलब रात के 9:30 बजे चाइना और सुबह के 9:30 बजे वाशिंगटन डीसी। मतलब चाइना का बीजिंग और वाशिंगटन डीसी एग्जैक्टली कैसे है? सेम घड़ी दिखाते हैं। फ़र्क इतना है कि इधर पीएम है तो उधर एएम, उधर पीएम इधर एएम। मतलब अगर रात को 12 बज रहे हैं चाइना में, रात को 12 बज रहे हैं, तो दोपहर के 12 कहाँ बजेंगे? वाशिंगटन डीसी। अगर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, या न्यूयॉर्क उसी के पास में है, तो न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन डीसी में अगर सुबह के 6 बज रहे हैं न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में सुबह के 6 बज रहे हैं, तो बीजिंग में कितने बजेंगे? बीजिंग बोले तो चाइना बराबर 12 घंटे क्या है? अगर वहाँ पे सुबह के 6 AM है तो 6 PM कहाँ रहेंगे? बीजिंग में। और 6 PM में से 2.5 घंटा माइनस करो तो इंडिया में बजे रहेंगे। समझ में आया? मैंने आपको 3 नाम बताया, इंडिया, चाइना और वाशिंगटन डीसी। ध्यान रखना, अगर इंडिया में, अगर मैंने आपको पूछा कि इंडिया में इतना बज रहा है, ये फैक्ट ध्यान रखिए। फैक्ट में इसलिए मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है ये फैक्ट्स को। अगर इंडिया में 8 बज रहे शाम के, तो 2.5 घंटा आगे चले जाओ, 2.5 घंटा आगे चलो, कितने बजेंगे? 8, 10:30 PM। कहाँ पर? चाइना की कैपिटल बीजिंग में। इससे ठीक 12 घंटे माइनस कहाँ बजेंगे? वाशिंगटन डीसी या फिर न्यूयॉर्क में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया के नेबर्स। हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि इंडिया के नेबर्स क्या, तो इंडिया को कितने आइलैंड कंट्रीज़ है? 2, मालदीव्स और श्रीलंका। एक बुद्धिस्ट, एक इस्लाम कंट्री। ठीक है, श्रीलंका तमिलनाडु के पास में और लक्षद्वीप के पास में कौन सी है? मालदीव्स। इन दोनों में से छोटी कंट्री कौन सी है? मालदीव्स। और इसके हिसाब से बड़ी कौन सी है? तो श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका कौन से स्टेट से डिवाइड है? कल देखा था
पाल स्टेट. विच स्टेट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका? पाल स्टेट. श्रीलंका कौन से स्टेट के पास है, केरला कि तमिलनाडु? तमिलनाडु. लेकिन लक्षद्वीप से थोड़ी नीचे मालदीव्स. अब यहाँ देखिए, हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी. मतलब इंडिया के नेबर्स में से कितने कंट्रीज है जो लैंडलॉक्ड है, जिनको क्या नहीं एक्सेस होता, ओशन या फिर सी. नाम बताइए. कितने नेबरिंग कंट्रीज है? अफगानिस्तान 1, नेपाल 2, भूटान 3. 3 ही है कि और भी है? 3 ही है ना. बांग्लादेश को तो बॉर्डर है, मालदीव से पूरा पानी में ही है, तो मेन कितने हो गए? 3. पाकिस्तान लैंड से भी है और पाकिस्तान के मैरीटाइम बाउंड्री भी है. इंडिया के 7 मैरीटाइम बाउंड्री कंट्रीज है, उनमें से एक पाकिस्तान भी है. फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है एनसीईआरटी में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया. अब इंडिया की ज्योग्राफी इतनी बड़ी है तो इंडिया को डिवाइड करना पड़ेगा. तो इंडिया को हमने डिवाइड किया स्टेट्स और यूटीज़ में, और स्टेट्स को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स को टाउन्स विलेजेस में डिवाइड किया. तो ये हायरार्की है. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इंडिया डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़, वेयर स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. भारत का 2014 में कौन सा राज्य बना? तेलंगाना. और 2019 में 2 यूटीज़ कौन सी बनी? अंदर तेलंगाना 2019 में 2 यूटी बनी. एक का नाम था लद्दाख और एक का नाम था जम्मू कश्मीर. ठीक है. और बाद में उसके कुछ महीने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, तो दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इनको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया. और एक स्टेट जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370 स्क्रैप कर दिया और स्टेट को डिवाइड करके क्या बना दिया? 2 यूटी. इस तरह से भारत की लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी? तो आंसर है लद्दाख. और 2 नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर. और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी? तो लक्षद्वीप. तो लार्जेस्ट यूटी लद्दाख, सेकंड लार्जेस्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप. ठीक है. दिल्ली चौथी नंबर की यूटी आती है. इंडिया में कितने यूटीज़ है? तो 8. उसमें से घर जाके आपको क्या करना है, तो इनका लिस्ट देखिए कि कौन सी यूटी बड़ी है और कौन सी छोटी है. तो उसमें फैक्ट देखने लायक क्या है? दिल्ली कौन से नंबर पे? बराबर चारों के बीच में आती है. तो ध्यान रखना दिल्ली का नंबर कौन सा आएगा? दिल्ली इज़ द 4th लार्जेस्ट यूटी इन इंडिया. ठीक है. तो पहला नाम बताया आपको लद्दाख, दूसरा बताया JN कश्मीर, जम्मू कश्मीर का यूटी, और लास्ट वाला लक्षद्वीप. अब बाकी 8 टेरिटरीज को आपको फाइंड आउट करना है. कर लेंगे उतना. इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान. सोचा अगर राजस्थान प्रॉस्परस होता है, वहाँ का क्लाइमेटिक फैक्टर्स फेवरेबल होते, मॉडरेट होते, तो ये भी कंट्री क्या, स्टेट भी क्या होता? डिवाइड होता है कि नहीं? ठीक है. तो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान एंड स्मॉलेस्ट इज गोवा इन टर्म्स ऑफ एरिया. और गोवा जानते हैं सबकी खास बात क्या है कि गोवा की ज्योग्राफी कोस्टल से लगी है. गोवा में अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा है और गोवा का पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है. तो आप कह सकते हैं गोवा डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है? डेवलप्ड है. इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र भी कैसा है? डेवलप्ड है. लेकिन इसके मुकाबले उड़ीसा कम डेवलप्ड है. इंडिया को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है जीडीपी में? तो गोवा से आता है. इसका मतलब गोवा में इतना पैसा कहाँ आता है? गोवा में गैम्बलिंग को क्या किया है? गोवा में गैम्बलिंग या बेटिंग को मान्यता दी है कि नहीं? कैसीनोज है कि नहीं? वहाँ पे कैसीनो लीगल है कि इलीगल है? गोवा में लीगल है और महाराष्ट्र में इलीगल्स. उसका रीज़न क्या है? तो गोवा में ज़्यादा क्या आते हैं? बाहर के लोग आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया की फिजियोग्राफी कितनी है? तो 6 एरिया में डिवाइड किया है. 6 एरिया कौन कौन से? एक है हिमालय टोपोग्राफी, दूसरा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तीसरा प्लेन्स. प्लेन्स कितने? तो इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट प्लेन्स है, इंडस प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. कौन सा प्लेन्स इंडिया में ज़्यादा है? तो आप कह सकते हैं गंगा प्लेन्स का एरिया ज़्यादा है. 2 नंबर पे इंडस प्लेन्स. पंजाब हरियाणा किससे बने हैं? इंडस प्लेन्स. यूपी बिहार गंगा प्लेन्स. आसाम की ज़्यादातर ज्योग्राफी ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो इंडिया के कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स है? तो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं एरिया वाइज. हिमालय, इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इंडो गंगा प्लेन्स. इंडो गंगा प्लेन्स ऑल्सो रेफर्ड एज नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि कैंसर से कहाँ पे?
ऊपर में, ये कितने हो गए 3। अब बचा चौथा इंडियन पेनिनसुला। कल देखा था हमने कलर कोड्स, ब्लू सिग्निफाई, येलो सिग्निफाई प्लेट्यूज, ग्रीन सिग्निफाई प्लेन्स, वेराज ब्राउन सिग्निफाइज माउंटेन्स। तो फोर्थ फिजियोग्राफी का नाम है इंडियन पेनिनसुला, जो भारत की लार्जेस्ट फिजियोग्राफी है। मतलब 32 लाख मिलियन भारत में अकेला 16 मिलियन, आधा परसेंट, 50% जोग्राफी के ऑन रखता है, ये येलो परसेंट। तो विच इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? इंडियन पेनिनसुला या पेनिनसुला ऑफ इंडिया या इंडियन पेनिनसुला या पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ इंडिया। ये हो गए 4, अब बचे 5। तो 5वां फिजियोग्राफी कौन सा होगा? तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड वेस्ट कोस्ट प्लेन, इसको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो इंडिया में 2 कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड वेस्ट कोस्ट प्लेन। ईस्ट कोस्ट प्लेन्स बोले तो क्या, ईस्टर्न घाट के इस साइड और बे ऑफ बंगाल के उस साइड जो लैंड दिख रहा है वो क्या हो गया? ईस्ट कोस्ट प्लेन। वेस्टर्न घाट्स के उस साइड, अरेबियन सी के इस साइड, ये जो सेक्शन दिख रहा है वो क्या होगा? तो वेस्ट कोस्ट प्लेन। और लास्ट फिजियोग्राफी 6वें नंबर का है आइलैंड टोपोग्राफी। इंडिया में 2 आइलैंड्स का टोपोग्राफी, अंडमान निकोबार सेक्शंस एंड लक्षद्वीप सेक्शंस। ठीक है, दोनों की खास बात क्या है? तो ये लंबाई में नॉर्थ टू साउथ लंबा है, कौन? अंडमान निकोबार, पर ये वेस्ट टू ईस्ट थोड़ा ब्रॉड है। इनका लेंथ कहाँ पे? नॉर्थ टू साउथ कम और ऐसा बड़ा है। ये केरला से 200 किलोमीटर दूर है, केरला से 2 किलोमीटर। मतलब आपको अगर यहाँ जाना है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन से स्टेट में आना ही पड़ेगा? केरला आना पड़ेगा, या फिर तमिलनाडु से ऐसे जा सकते हैं नियरेस्ट पार्ट में। और नियरेस्ट है तमिलनाडु की केरला। मतलब ज़्यादातर केरला से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से होता होगा? सी रूट से, लक्षद्वीप में। एंड कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप कावारत्ती। और कावारत्ती पूरा का पूरा, लक्षद्वीप पूरा का पूरा पानी के आसपास है कि नहीं? और पानी कैसे? सलाइन की फ्रेश सलाइन है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या है? तो वो है पीने का पानी का दिक्कत, फ्रेश वाटर का इशू बहुत ज़्यादा है। इसलिए लक्षद्वीप के ज़्यादातर घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। हिंदू रीजन, इस्लाम रिलीजन। तो यह है इंडिया का मैप। और मैंने कल ही बताया था, इस मैप में देखिए, इस मैप में क्या दिखा रहा है? तो इस मैप में आप कह सकते हैं, इंडिया के मैप में कितना परसेंट इंडिया माउंटेन टोपोग्राफी का देखा था कल? इंडिया में माउंटेन्स कितना परसेंट है? माउंटेन्स एंड हिल्स 30%। डिफरेंस बिटवीन हिल एंड माउंटेन 600 मीटर्स। मतलब 600 मीटर के नीचे है तो हिल और 600 मीटर के ऊपर है तो माउंटेन्स। कल देखा था ना हमने। तो इंडिया की ज्योग्राफी में माउंटेन्स हिल कितना परसेंट है? 30%। प्लेट्यूज कितना परसेंट है? और प्लेन्स ये देखिए, जो अभी हमने देखा वो इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स कितने हैं? टोटल 6। तो आपको ध्यान रखना इंडिया के फिजिकल डिवीजन कितने हैं? तो 6। उसमें लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है? प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। और स्मॉलेस्ट डिवीजन में अगर बात करें तो आइलैंड्स हो सकते हैं, कोस्टल प्लेन्स भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा कौन सा है? तो आइलैंड। इनकी ज्योग्राफी हमसे काफ़ी दूर है। यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स कैसा होता होगा, इंपोर्ट कैसा होगा? तो सी रूट से होता होगा, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे वो किससे आते होंगे? प्लेन से आते हो। अब एनसीईआरटी के हिसाब से हिमालयस के बारे में, हिमालय का मतलब क्या होता है? हिमालय का मतलब एनसीईआरटी कहती है अबोर्ड ऑफ स्नो। इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसका नाम है अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स? मेघालय। मेघालय में मेघ के मतलब क्या है? क्लाउड्स। तो अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स मेघालय। लेकिन हिमालय का नाम क्या है? ऑफ स्नो। यहाँ पे ग्लेशियर्स ज़्यादा। हिमालय में ग्लेशियर्स क्यों ज़्यादा है? लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड कि अल्टीट्यूड? एक कौन सा हुआ? लैटिट्यूड भी कह सकते हैं और दूसरा ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। पर मेन रीज़न फर्स्ट कौन सा आएगा? तो आपका अल्टीट्यूड। मेन कौन सा आएगा? अल्टीट्यूड। मैंने कल कहा था कि इक्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म है, पर इक्वेटर पे भी अगर पहाड़ियाँ है और की हाइट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी क्या मिल सकते हैं? ग्लेशियर्स मिल सकते हैं। ग्लेशियर्स बोले तो रिवर्स ऑफ आइस, रिवर्स ऑफ आइस बोले तो
ग्लेशियर्स। और हिमालय का निकनेम क्या है? अबोर्ड ऑफ स्नो। और दूसरा, हिमालय माउंटेन्स के कितने डिविजन्स है? 3, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। ग्रेटर के हिमालय की स्वाभाविक हाइट ज़्यादा, मिडिल हिमालय की हाइट छोटी, सबसे छोटी शिवालिक, पहला पॉइंट। दूसरा, इनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन से होंगे? ग्रेटर हिमालय। सबसे यंगेस्ट कौन से होंगे? शिवालिक। ठीक है। कहाँ पर ग्लेशियर ज़्यादा मिलेंगे? ग्रेटर हिमालय। लेकिन मिडिल हिमालय में बहुत ही कम मिलेंगे और ऑलमोस्ट नहीं, कहाँ मिलेंगे? शिवालिक में। ठीक है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। इतनी हाइट ज़्यादा है कि वहाँ पर ग्लेशियर्स मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया? हिमाद्री। इसलिए दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े बड़े हाईएस्ट पीक कहाँ मिलेंगे? तो आपको ग्रेटर हिमालय। जैसे कि आपने इनका नाम सुना होगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, से सिक्किम का कंचनजंगा पढ़ेंगे। फिर इसका नाम सुना होगा धौलापुरी अन्नापूर्णा। धौलापुरी अन्नापूर्णा ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है नेपाल्स के, इंडिया के नहीं है। धौलापुरी अन्नापूर्णा कहाँ पे? इवन माउंट एवरेस्ट भी कहाँ है? नेपाल। मकालू वगैरह कहाँ पे? तो नेपाल। लेकिन और ये सब कौन से पहाड़ी पे बैठे हैं? तो ग्रेटर हिमालयस। कौन कौन से हाइट पीक? और जानते हो दुनिया में 8,000ers। 8,000ers क्या है? तो दुनिया में से 8 पीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक कितने? 8, जिनकी ऊंचाई मोर देन कितनी है? 8,000। ऐसे दुनिया में 10 पहाड़ी में से 10 पहाड़ी मैं लेता हूँ, 10 माउंटेन पीक, तो 10 माउंटेन पीक में से कितने माउंटेन पीक की बात हो रही है? 8 माउंटेन पीक की बात हो रही है। और सभी आउट माउंटेन पीक की हाइट कितनी है? मोर देन 8,000 मीटर्स। वो सब पहाड़ी कहाँ मिलेंगे आपको? वो सब पीक कहाँ मिलेंगे? ग्रेटर हिमालयाज। तो आपको ढूंढ के क्या लेना है? आप लिख सकते हैं 8,000ers में कौन कौन से पीक है। 8,000ers में कौन कौन से पीक आते हैं, उसमें से एक का नाम बता देता हूँ, माउंट एवरेस्ट। और धौलापुरी और अन्नापूर्णा भी कहाँ पे? ये तीनों कहाँ पे मिलेंगे? नेपाल में। और कंचनजंगा कहाँ पे? तो इंडिया में, सिक्किम वाली कंचनजंगा। तो आपको ढूंढ के क्या लेना है होमवर्क में? 8,000ers में कितने 8 पीक है और उनकी हाइट कम से कम देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, मिडिल हिमालय। अब इतना हाइट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे लोग रहेंगे क्या? नहीं। फिर लोग कौन सा एरिया पसंद करेंगे हिल स्टेशन के लिए? ग्रेटर हिमालय की शिवालिक कि मिडल? शिवालिक तो है छोटा, ठीक है, लेकिन शिवालिक से और ज़्यादा अच्छा मिडिल हिमालय है। तो वहाँ पे रेंज ऑफ को क्या मिलेंगे? हिल स्टेशंस। तो मिडिल हिमालय ऑल्सो रेफर्ड एज हिमाचल, लाइज साउथ ऑफ हिमाद्री। और मेनी पॉपुलर हिल स्टेशंस लोकेटेड इन मिडिल हिमालय, जैसे कि कुल्लू मनाली। ये माउंटेन देखिए, इसमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू प्लेन्स में कि माउंटेन्स में? प्लेन्स में। मनाली एक विलेज है, टाउन विलेज कह सकते हैं आप। ये कहाँ पे? माउंटेन टोपोग्राफी। किसका टेम्परेचर कम रहेगा? गर्म कौन रहेगा? तो कुल्लू। ठंडा कौन सा रहेगा? तो मनाली। तो कुल्लू मनाली पहाड़ी एरिया में आ गया, मनाली बेसिक रीजन में आ गया कुल्लू। तो इसलिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट रहेगा कि मनाली डिस्ट्रिक्ट रहेगा? तो मनाली इज़ अ बेसिकली विलेज टाउन लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और ये कौन से स्टेट की बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश। और ऊपर जाएंगे तो आपको यह मिलेगा, ग्लेशियर्स मिलेंगे यहाँ पर, ठंडा एरिया मिलेगा। इस रिवर्स ऑफ आइस को नाम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास मतलब एरिया का नाम क्या है? रोहतांग। और रोहतांग पहाड़ी से एक रास्ता जाता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया? रोहतांग पास। और रोहतांग पास किसको जोड़ता है? तो आंसर यही है, रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है? तो रोहतांग पास कनेक्ट करता है लाहौल एंड स्पीति रीजन। कौन से स्टेट का? हिमाचल प्रदेश। उसको लगे कौन सा कंट्री है? चाइना। ठीक है। मतलब अगर मुझे कुल्लू से मनाली होते हुए कहाँ जाना है? रोहतांग पास से। फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मतलब इंडिया, ये कुल्लू, तो कुल्लू से आपको लाहौल स्पीति जाना है। दोनों कहाँ पे है? तो एचपी में, हिमाचल प्रदेश। लेकिन कौन से पास से जाता है?
रोहतांग पास। इनमें कौन सा एरिया ज़्यादा ठंडा होगा? रोहतांग पास। पास मतलब क्या? दो पहाड़ी के बीच से जाने का रास्ता, उसको आप क्या कह सकते हैं? पास। ठीक है, तो लाहौल एंड स्पीति इज़ अ बुद्धिस्ट रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश कनेक्टेड विथ हिंदू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, लाहौल एंड कुल्लू एंड मनाली बाय विच हाइट पास? रोहतांग पास। एंड रोहतांग पास कौन से हिमालय पे लोकेटेड? तो आंसर कह सकते हैं मिडल हिमालय। इवन कसौली, धर्मशाला एंड डलहौजी, चंबा, ये सब हिल स्टेशंस है जो मिडिल हिमालय में मिलते हैं। इनका घर जाके लोकेशन देखिए। नेक्स्ट, सबसे आखिरी पहाड़ी का नाम शिवालिक। नेक्स्ट, प्लेन्स का ज्योग्राफी देखा था। इंडिया के ज़्यादातर ज्योग्राफी में प्लेन्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा, जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि भारत में 43% क्या है? प्लेन्स। अब हमने क्या किया? 43% का क्लासिफिकेशन किया। इंडिया में दो प्रकार के प्लेन्स है, बड़े बुक्स में पढ़ेंगे हम लोग। एक का प्लेन का नाम है नॉर्थ इंडिया प्लेन्स और दूसरे का नाम है कोस्टल प्लेन्स। नॉर्थ इंडिया प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, मतलब दोनों एरिया में जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इंडिया में प्लेन्स कितने प्रकार के हैं? दो, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। अब नॉर्थ इंडिया प्लेन्स की बात करें तो ये प्लेन्स ज़्यादातर कौन बनाता है? रिवर्स बनाती है। ये रिवर्स कहाँ से बह के आती है? मतलब हिमालय का इरोजन कर रही है और प्लेन्स का क्या कर रही है? डिपोजिशन। इरोजन एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन होके क्या बन गया? नॉर्थ इंडिया प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिमालय नहीं होते तो ये बन पाते क्या? नहीं। तो इन दोनों के बीच में लिंकिंग क्या है? रिवर इकोलॉजी। हिमालय से रिवर निकलती है, वो इरोड करती है, वहाँ के ट्रांसपोर्ट होते थे, सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन से क्या बन गया? नॉर्थ इंडिया प्लेन्स। और रिवर्स अपने साथ जो डिपॉजिट्स लाती है उनको क्या कहते हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स। और ये डिपॉजिट्स कौन लाते हैं? इसका मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ एलुवियल एसोसिएटेड विथ रिवर्स। और इंडिया के प्रोमिनेंट रिवर्स में से नाम है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दोनों जो नाम है ब्रह्मा एंड इंडस, ये इंटरनेशनल रिवर्स है क्योंकि वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, चाइना से। लेकिन गंगा इंडिया से निकलती है लेकिन दूसरे कंट्री में जाती है, बांग्लादेश में। तो इंडिया से निकलने वाली गंगा बांग्लादेश में जाके पद्मा बन जाती है ना। और चाइना से निकलने वाली सैंगपो इंडिया में क्या क्या बनती है? ब्रह्मपुत्रा। और बांग्लादेश में जाके जमुना। ये बाद में पढ़ेंगे। सैंगपो, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, गंगा, पद्मा। और एक रिवर्स को बहुत सारे रिवर्स अगर मिलेंगे तो उसको क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। और एक रिवर से बहुत सारे रिवर्स निकलेंगे उसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब एडिंग और डिवाइडेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटरीज। वैन तो मेन रिवर को दूसरी रिवर आके मिल रही है, ट्रिब्यूटरीज। और मेन रिवर से थर्ड रिवर निकल रही है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसा गंगा के डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है? तो हुगली। हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, whereas यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और जो कि ज्योग्राफी ऑलमोस्ट फ्लैट है और मिट्टी भी कैसी है? एलिवेल है, इसलिए वर्ल्ड की ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पे बैठेगी क्योंकि एलिवेल सॉइल कैसी होती है? फर्टाइल। और फर्टाइल लैंड गुड फॉर कल्टिवेशन। इसका मतलब यहाँ पे फार्मिंग अच्छी होगी और फार्मिंग अच्छी इसलिए यहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन हैवी है। तो अकेले गंगा नदी पर भारत की मिनिमम 40% आबादी डिपेंड है, अकेली गंगा नदी पर। गंगा के 17 ट्रिब्यूटरीज है और गंगा नदी की ज्योग्राफी देखेंगे तो भारत की 40% जनसंख्या कहाँ पे डिपेंड है? ओनली गंगा रिवर सिस्टम पे। और भारत का थर्ड फिजियोग्राफिक पार्ट का नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कैसा है? ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, जहाँ पर पेड़ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, पेड़ है लेकिन कैसा है? लिटिल वेजिटेशन, जिसको हम थॉर्नी बुशेस के नाम से पढ़ेंगे। थॉर्नी बुश। बुश मतलब क्या होता है? बुश मतलब स्मॉल प्लांट्स, रेफर्ड एज बुशेस। तो थॉर्नी डेजर्ट्स कहाँ मिलेंगे? ग्रेट इंडियन एरियाज। फिर इंडिया का सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक सेक्शन पेनिनसुलर प्लेटू, ये कहाँ मिलेगा? तो नदर्न प्लेन्स के नीचे। इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। लेकिन ज्योग्राफी फ्लैट है कि ऊपर नीचे है? द ज्योग्राफी या रिलीफ कैसा है? अनइवन। अनइवन मतलब ऊपर नीचे। और रिलीफ का मतलब कल बताया था डिफरेंस इन हाइट या एलिवेशन इज कॉल्ड
रिलीफ। इसके अलावा ये रीजन में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, हिल्स और वैलीज, जैसे कि सातपुड़ा, विंध्या, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, और इन पहाड़ी के संबंधित क्या रहेंगे, वैलीज रहेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू का सबसे पुरानी पहाड़ी अरावली इज़ द ओल्डेस्ट रेंज, ठीक है। और फिर जब भी मैंने कहा था माउंटेन जब भी पढ़ेंगे तो उसका क्या देखना है आपको, अलाइनमेंट, उसका अलाइनमेंट। अरावली का अलाइनमेंट कैसा है, नॉर्थ और वेस्ट में, मतलब ये नॉर्थ हुआ और ये वेस्ट, ऐसी गई कि ना अरावली, ठीक है। उसके बाद अरावली कितने स्टेट्स में, तो आपको कहना है 4 राज्यों में अरावली आती है। ये गुजरात से चालू होती है, राजस्थान में 2 नंबर पे आती है, फिर हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली। पर अरावली एक्सक्लूसिवली कौन से स्टेट्स में देखी जाती है, राजस्थान। तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा एंड गुजरात, ये 4 स्टेट्स बिलोंग्स करते हैं इस माउंटेन को, अरावली। पर अरावली सबसे अच्छी एक्सटेंसिवली कहाँ देखी जाती है, तो राजस्थान। और अरावली पे भी एक हिल स्टेशन है, मतलब राजस्थान में भी ठंडी का एरिया है, हिल स्टेशन है, उसका नाम है माउंट आबू। और माउंट आबू कौन से माउंटेन्स में मिलेगा आपको, अरावलीज। और अरावली का हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम है, अरावली के हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम है गुरु शिखर पीक, गुरु शिखर पीक। फिर इंडिया में और 2 माउंटेन्स है इंडियन पेनिनसुला पे, उसका नाम है विंध्यास एंड सातपुड़ास। विंध्या का हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम है गुडविल पीक। या दूसरा नाम सद्भावना शिखर। और सातपुड़ा के हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम है, क्या नाम है, कलसूबाई की धूपगढ़, कलसूबाई की धूपगढ़, धूपगढ़ पीक। कहाँ पर है ये, पचमढ़ी हिल स्टेशन जानते हो ना आप लोग, तो पचमढ़ी हिल स्टेशन कौन से पहाड़ी पर हो गया, सातपुड़ा। तो पेनिनसुलर प्लेटू में माउंटेन्स है कि नहीं, मतलब इस प्लेटू के ऊपर माउंटेन्स है, जैसे कि अरावली एक माउंटेन है, विंध्या दूसरी माउंटेन, तीसरी सातपुड़ा। विंध्या की खास बात क्या है जानते हैं, विंध्या की खास बात है ये कि विंध्या एक ट्रेडिशनल बाउंड्री है। विंध्या क्या है, तो एक ट्रेडिशनल बाउंड्री है, किसमें, तो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। और ठीक विंध्या के नीचे कौन सी रिवर है, नर्मदा। मतलब आप कह सकते हैं कि कौन सी नदी उत्तर भारत दक्षिण भारत को डिवाइड कर सकती है, तो नाम क्या रह सकता है, नर्मदा। नर्मदा एंड तापी आर 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया, ठीक है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रेंजेस, ठीक है। और ये सभी रिवर्स कहाँ जाते हैं, नर्मदा तापी तो वेस्ट की तरफ, बोले तो कौन सा सी, अरेबियन सी, अरेबियन सी। आपने जबलपुर के पास नाम सुना होगा भेड़ा घाट, ठीक है। तो जबलपुर के पास में कुछ ही दूर पे अमरकंटक करके जगह है, वहाँ से नर्मदा नदी का उगम स्थान होता है। और बैतूल का नाम सुना होगा, वहाँ से तापी नदी का, हम लोग बाद में देखेंगे। तो तापी रिवर, बैतूल प्लेटू, मतलब बैतूल प्लेटू एक छोटा प्लेटू हुआ, कौन से प्लेटू का, पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर प्लेटूज, अबाउट प्लेटूज, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटूज मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स और हिल्स भी मिलेंगे, ठीक है। डेक्कन प्लेटू सबसे बड़ा प्लेटू है, किसका, पेनिनसुलर प्लेटू। इवन पेनिनसुलर प्लेटू में एक प्लेन्स भी है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ प्लेन्स, ऐसा कॉन्केव शेप्ड बॉडी है छत्तीसगढ़ का। फिर डेक्कन प्लेटू के 2 साइड में 2 घाट्स है, डेक्कन प्लेटू की उस साइड वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेटू की इस साइड ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स को लोकल नेम सह्याद्रीज, और डेक्कन प्लेटू की ईस्ट में कौन सा है, ईस्टर्न घाट। दोनों में, दोनों की खास बात क्या है, तो एक लोकेशन देख लो दोनों के मैप में, ये मैप देखिए। बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। पहला, बोथ घाट्स किसके बीच में बैठे हैं, डेक्कन
तो डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में ईस्टर्न घाट। फैक्ट 1। दूसरा, वेस्टर्न घाट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात एंड एंड अप इन केरला एंड तमिलनाडु। केरला एंड मतलब इसमें 6 राज्य है, टोटल 6 स्टेट्स। ठीक है, कौन कौन से 6 स्टेट्स है? तो आप कह सकते हैं 6 स्टेट्स। तो वेस्टर्न घाट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला और 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो कम से कम सिर्फ 6 नाम देखो, 6 राज्य जो वेस्टर्न घाट्स में आते हैं, गुजरात एंड गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद में इसमें देखिए ये गुजरात कैसा है, ये अपना माउंटेन कैसी है, कंटिन्यूस की नॉन कंटिन्यूस। वेस्टर्न घाट कैसी है, कंटिन्यूस। लेकिन ईस्टर्न घाट कैसी है, ईस्टर्न घाट कैसी है, कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट्स में गैप दिख रही है आपको, ये गैप दिख रही है, ये 2 पहाड़ी में गैप आ गए ना, इस गैप को क्या कहते हैं? इस गैप का नाम है पालघाट गैप। यहाँ से हम केरला से कहाँ जा सकते हैं? तमिलनाडु। उसको क्या कहते हैं? पालघाट गैप। ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटी गैप है, वो हम बाद में देखेंगे। इस गैप का नाम है शेनकोटा गैप। फिर आपने बोरघाट, थालघाट नाम सुना होगा, बोरघाट एंड थालघाट। तो बोलघाट, थालघाट, पालघाट गैप, शेनकोटा गैप आर बेसिक गैप्स एसोसिएटेड विद माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स कैसे? कंटिन्यूस का डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूस। लेकिन ईस्टर्न घाट कैसे है? डिसकंटिन्यूस। इसको डिसकंटिन्यूस बनाने के पीछे कौन है? तो रिवर्स। ये डिसकंटिन्यूस क्यों? क्योंकि देखो ये रिवर इसको काट रही है, ये देखिए ये रिवर जा रही है और रिवर ने को क्या कर दिया? कट कर दिया। ये दूसरी रिवर है जिसको कट कर दिया, ये तीसरी रिवर है जिसको कट कर दिया। इसका नाम क्या है? गोदावरी। इसका नाम कृष्णा, इसका कावेरी। ये तीनों माउंटेन्स रिवर्स कहाँ से निकल रहे? वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट से निकलते निकलते इसका स्लोप कहाँ पे हट रहा है? तो बे ऑफ बंगाल। मतलब ये सभी नदियाँ कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल। और ये निकलती कहाँ से? तो 2 महाराष्ट्र से निकलती है। ये महाराष्ट्र का कौन सा पॉइंट? नासिक। प्लेस का नाम त्र्यंबकेश्वर। प्लेस का नाम नासिक के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। और ये है अपनी महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर पंचगनी। पंचगनी महाबलेश्वर से, या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम सातारा। कौन सी रिवर निकलती है? कृष्णा। और फिर कर्नाटका से कौन सी निकलती है? कावेरी, ब्रह्मागिरी रेंज। तो ड्यू टू रिवर इकोलॉजी ईस्टर्न घाट्स कैसे है? डिसकंटिन्यूस। लेकिन अगर उम्र की बात करें तो किसकी उम्र ज़्यादा है? तो आप कह सकते हैं ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर एंड स्मॉलर दैन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? वेस्टर्न घाट्स यंगर एंड टॉलर दैन। मैंने 2 फैक्ट बताया और एक बार बता रहा हूँ। किसकी उम्र पुरानी है? ईस्टर्न घाट की उम्र पुरानी है। और हाइट में भी ईस्टर्न घाट कैसा है? छोटा है। ये उम्र में भी यंग है और हाइट में भी ज़्यादा। हाइट में ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से भी रिवर्स निकलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईस्टर्न घाट से रिवर्स नहीं निकलते। ईस्टर्न घाट से भी काफ़ी रिवर्स निकलते हैं, उनका भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। मिटाऊं?
और आखिरी में फिर हमने देखा क्या है इंडिया में आखिरी दूसरा प्लेन, कोस्टल प्लेन, ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड वेस्ट कोस्ट प्लेन। वेस्ट कोस्ट प्लेन्स कैसे हैं? नैरो। इसका उल्टा मीनिंग क्या हुआ? ईस्ट कोस्ट प्लेन कैसे होंगे? वाइड। वो कैसे रहेंगे? वाइड। इसका मतलब ज़्यादा अच्छे डेजर्ट बीचेस कहाँ बनेंगे? ईस्ट कोस्ट प्लेन पे। और कम बीचेस कहाँ मिलेंगे? वैसे बॉम्बे का बीच और गोवा का बीच का एग्जांपल देखिए। गोवा का बीच और बॉम्बे के बीच में ज़्यादा नैरो कहाँ मिलेगा? तो बॉम्बे का बीच। थोड़ा बड़ा कहाँ मिलेगा? गोवा का। लेकिन गोवा से बड़ा बीच आपको कहाँ मिलेगा? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा के एरियाज़ में कैसे बीचेंगे? इवन चेन्नई का सबसे बड़ा बीच है। इंडिया का सबसे बड़ा बीच का नाम है जानते हैं आप क्या है? तो मरायना बीच, चेन्नई। ये इंडिया का बीच कैसा है? लंबा बीच है। फोटो देखना है उसका, मरायना बीच ऑफ चेन्नई। तो ईस्ट कोस्ट एरिया के बीचेस बड़े बड़े क्यों है? उसका कारण क्या है कि ईस्टर्न कोस्ट प्लेन कैसे है? ब्रॉडर है, इसलिए बीचेस बड़े बड़े। इंडिया का सबसे बड़ा बीच कौन से राज्य में है? तमिलनाडु के चेन्नई में, नाम मरायना बीच। और इंडिया के कोस्टल प्लेन्स के दो पार्ट है, ईस्ट कोस्ट प्लेन और वेस्ट कोस्ट प्लेन। कौन कौन सी नदियाँ ईस्ट कोस्ट प्लेन की तरफ आएगी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। लेकिन इनसे इंपॉर्टेंट कौन सी बड़ी नदी है? गंगा। वो भी ईस्ट कोस्ट की तरफ आती है। और गंगा मेघना ब्रह्मपुत्रा से मिल के क्या बनता है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। और ये डेल्टा में क्या है? तो जंगल भी है। उस जंगल को क्या कहते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट की मैंग्रोव फॉरेस्ट? मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से डेल्टा में है? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा कौन से दो बड़ी नदी से मिलकर बनता है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और फिर आखिरी में हमने देखा था कौन से आइलैंड से? तो दो आइलैंड से, एक कोरल से बनने वाले लक्षद्वीप, और वोल्केनिक ओरिजिन के अंडमान निकोबार। एक लक्षद्वीप सी की तरफ है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, केरला और लक्षद्वीप के बीच में कितने का फ़र्क था? 200 किलोमीटर का। उसमें कौन सा सी मिलेगा आपको? लक्षद्वीप सी। और लक्षद्वीप सी के उस साइड क्या है? तो लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये देखो इंडिया के पास कितने सी है? तो आप कह सकते हैं इंडिया के पास में 4 सी है। इंडिया के ज्योग्राफी के आसपास कितने सी मिलेंगे आप? 4। एक है लक्षद्वीप सी, एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल, और ये कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किससे डिवाइड है? तो 10 डिग्री से। और ये कौन सा सी है? अंडमान सी। मतलब कितने सी आपको पढ़ना है? 4। अंडमान सी 1, बे ऑफ बंगाल 2, लक्षद्वीप सी 3, अरेबियन सी 4। इनमें से कौन से सी में सबसे पहले सनराइज होगा इंडिया में? और सबसे आखिरी? अरेबियन सी। अरेबियन सी बड़ा है कि बॉब? इन टर्म्स ऑफ एरिया अरेबियन सी इज ग्रेटर देन बॉब, बे ऑफ बंगाल। और 2004 26 दिसंबर के बाद इंडिया में 2004 में सुनामी आई थी। इंडोनेशिया की तरफ अर्थक्वेक आया था, जिसके चलते पानी में क्या आई? सुनामी। लार्ज सी वेव को क्या कह सकते हैं आप? सुनामी। सुनामी क्या है? तो जापानीज वर्ड है। जापान में इसको क्या कहते हैं? हार्बर वेव। सुनामी कौन सा वर्ड है? जापानीज। जापानीज में इसका नाम क्या होता है? तो हार्बर वेव, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं लार्ज सी वेव्स। इससे डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। और इंडिया में 2004 में आया था। और कौन से रीजन में इम्पैक्ट पड़ा था? अंडमान निकोबार की लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। जनरली सुनामी किससे निकलती है? अर्थक्वेक्स। तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म एनसीईआरटी के हिसाब से। और फिर एनसीईआरटी में कीवर्ड्स दिया जो हमने अभी देखा था, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, ये जो नोट्स बना के दिया है इसमें 6th क्लास और 7th क्लास को क्लब करके दिया है मैंने। 6th क्लास और 7th क्लास, 7th क्लास के एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट इससे संबंधित था उसको क्या कर दिया मैंने? क्लब कर दिया। अब टाइम है ना, अब इंडिया का वेजिटेशन और उससे संबंधित वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किससे संबंधित होता है? वेजिटेशन से। और पेड़ किससे संबंधित होते हैं? क्लाइमेट से। अब पहला एनवी का डेफिनेशन देखो, ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज। बड़े कौन हो गए? ट्रीज। छोटे कौन हो गए? बिटवीन ग्रासेस और बिटवीन ट्रीज श्रब्स। गुलाब का पौधा
गुलाब का पेड़ देखा है ना आपने, बड़ा पेड़, बड़े बड़े पेड़ गुलाब के होते हैं, तो गुलाब के पेड़ को ट्री कहेंगे क्या? तो नहीं। ग्रासेस कहेंगे क्या? नहीं। तो गुलाब के पेड़ किस में आ गया? श्रब्स में। श्रब्स और बुशेस में क्या फ़र्क है? स्मॉल प्लांट्स, बुश थोड़े बड़े, जैसे धनिया जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, कोरिएंडर लीव्स, वो छोटे होते हैं, और गुलाब के फूल बड़े होते हैं। गुलाब के फूल, तो आप धनिया को कह सकते हैं हर्ब्स, और इनको कह सकते हैं श्रब्स। तो मैंने नाम बताया, बुशेस, हर्ब्स, श्रब्स, ठीक है। और श्रब्स से बड़ा ट्री। और एक नाम बताता हूँ, बुशेस से बड़ा हर्ब्स, इससे बड़ा श्रब्स। श्रब्स के कम्युनिटी अगर बहुत सारे एक ही जगह पर है ये लोग, तो उसको कह सकते हैं स्क्रब। और श्रब से बड़ा ट्रीज, ठीक है, श्रब से बड़ा ट्रीज। तो यह डेफिनेशन एनवी की। तो व्हाट इज मीन बाय एनवी? एनवी मतलब ओनली प्लांट लाइफ। एनवी का मतलब क्या हो गया? ओनली प्लांट लाइफ। ओनली प्लांट लाइफ। इसलिए डेफिनेशन में एक भी वाइल्ड लाइफ का नाम नहीं लिखा है। वाइल्ड लाइफ कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या है एनवी का, इसमें कहीं पे वाइल्ड लाइफ है क्या? नहीं। तो प्लांट कम्युनिटी कॉल्ड एनवी। और एनवी कम्युनिटी से क्या कम्युनिटी डिपेंड होती है? वाइल्ड लाइफ। अब इंडिया में फॉरेस्ट कितना परसेंट था? 2.4 की 24। और कितना लेके जाना है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 88 के तहत 33। क्योंकि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं? फॉरेस्ट क्या करते हैं? ऑक्सीजन को निकालते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। जहाँ पे भी जंगल रहेगा वहाँ पे मिट्टी ओपन रहेगी कि बाइंडिंग फैक्टर रहेगी। इसका मतलब अगर जंगल आपने तोड़ा तो मिट्टी का बाइंडिंग फैक्टर निकल गया और सॉइल इरोजन बढ़ेगा। फॉरेस्ट कौन कौन से साइकिल के लिए हेल्प करते हैं? कार्बन साइकिल में हेल्प करेंगे क्या? करेंगे। क्यों? क्योंकि CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट ऑक्सीजन साइकिल को हेल्प करेंगे क्या? करेंगे। फॉरेस्ट हाइड्रोजन साइकिल को करेंगे क्या इन्फ्लुएंस? हाइड्रोजन या वाटर साइकिल को करेंगे? वाटर साइकिल को भी करेंगे। तो फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। इवन वाइल्ड लाइफ किसकी वजह से है? फॉरेस्ट। इवन हमारे काफ़ी चीज़ें भी किसके पे डिपेंड है? फॉरेस्ट पे। फॉर एग्जांपल ये हार्डवुड हो या सॉफ्टवुड, किस पे डिपेंड है? फॉरेस्ट। मैच बॉक्स इंडस्ट्री भी डिपेंड किस पे हुई? फॉरेस्ट। हमारे पेजेस भी किस पे डिपेंड है? फॉरेस्ट पे। इसलिए फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई कि नहीं? फॉरेस्ट इज ए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो प्राइमरी के सेकेंडरी? प्राइमरी। फॉरेस्ट कैसा है? प्राइमरी। फार्मिंग, फॉरेस्ट, फिशिंग, ये सब क्या है? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी। सर्विस सेक्टर टर्शियरी। तो फॉरेस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे हेल्प इन विच साइकिल? ऑक्सीजन साइकिल। सेकेंड कार्बन साइकिल। दे ऑल इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल साइकिल, क्योंकि सॉइल का बाइंडिंग फैक्टर कौन होता है? प्लांट्स। अगर प्लांट्स ही कट गए तो सॉइल का इरोजन बढ़ेगा, नदी में फ्लड्स बढ़ेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट क्या क्या देता है हमको? तो फॉरेस्ट हमको रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देता है, जैसे कि वुड, हार्डवुड और सॉफ्टवुड। ट्रॉपिकल इंडिया में कौन सा वुड मिलेगा? हार्ड की सॉफ्ट? हार्ड। और माउंटेन रीजन में सॉफ्ट वुड, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उसको वुड को कैसा बनाएगा? सॉफ्ट। और केरला का क्लाइमेट वुड को कैसा बनेगा? हार्ड, ठीक है। तो वुड दो तरह के हो सकता है, हार्डवुड, सॉफ्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा वुड देंगे? हार्डवुड। और माउंटेन फॉरेस्ट सॉफ्टवुड। इसके अलावा फर्नीचर इंडस्ट्रीज, फ्यूल, फॉरेस्ट से कौन सा फ्यूल मिलता है? लकड़ा जलाने के लिए। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे हम लोग रात को आज भी क्या चलाते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट हमको क्या देता है? FFF, फूड, फ्यूल एंड फॉडर। फूड फल फूल देता है, फ्यूल और दूसरा फॉडर। फॉडर किसके लिए? हमारे लिए फॉडर कि ग्रीन की वाइल्ड लाइफ के लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। इवन फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिनल हर्ब्स, जैसे कि नीम,
तुलसी, ये सब हो गया, हनी, लाख, गम एंड वेरियस fruits. Plus forests provide home to wildlife such as and elephants. So forests so beneficial for us. We must make efforts to forest conservation. Last topic. इंडिया में कितने प्रकार का जंगल है? तो 5 प्रकार का जंगल है. जहाँ पे धूप, बारिश और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वो क्या है? मतलब केरला में क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इवन अरुणाचल प्रदेश में भी आपको क्या मिल सकता है? रेन फॉरेस्ट. ठीक है. जहाँ पर धूप ज़्यादा, बारिश थोड़ी मॉडरेट है, वहाँ पे क्या मिलेगा? जैसे नागपुर में कौन सा है? डेसिडियस. इंडिया का ज़्यादातर जंगल कौन सा मिलेगा? तो आपको डेसिडियस. आपको अगर पूछागा परसेंटेज वाइज इंडिया में कौन सा बड़ा जंगल है? डेसिडियस. डेसिडियस मतलब जिसके पत्ते झड़ते हैं. एवरग्रीन के भी पत्ते झड़ते हैं, पर एक साथ झड़ते हैं क्या? नहीं. दूसरा राजस्थान में थॉर्नी, पहाड़ी पर माउंटेन, और कोस्टल एरियाज पर मैंग्रोव्स. ये डेफिनेशन देखो. एवरग्रीन और जहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल एवरग्रीन, हाई टेम्परेचर मॉडरेट रेनफॉल डेसिडियस. ठीक है. दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. पर यहाँ पे कैसे? दे शेड देयर लीव्स एट पर्टिकुलर टाइम. इंडिया में जब समर होता है, नागपुर में जब समर होता है, तो पत्तियाँ झड़ते कि नहीं? वो हो गया डेसिडियस. उसके बाद हेवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल. हार्डवुड, ये दोनों हार्डवुड रहेंगे, लेकिन दोनों में की तुलना में ज़्यादा हार्डवुड कहाँ मिलेगा? एवरग्रीन एज कम्पेयर टू डेसिडियस. तो आपको फर्नीचर इंडस्ट्रीज के लिए इनके नाम ध्यान रखना पड़ेगा. महागोनी, एबनी एंड रोजवुड एग्जाम्पल्स ऑफ एवरग्रीन. वेरस साल, सागवन के पेड़, पीपल, नीम, शीशम पेड़, ये सब क्या है? आपको इनके नाम ध्यान रखना पड़ेगा. और फिर नाम के अलावा उनके रीजन. अंडमान निकोबार में पानी ज़्यादा है, धूप भी ज़्यादा है. प्लस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी आपको क्या मिलेगा? एवरग्रीन. नॉर्थ ईस्ट में एवरग्रीन क्यों है? क्योंकि वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई है, और समुंदर भी, बे ऑफ बंगाल है ना पास में, इसलिए पानी में मॉइस्चर भी मिलेगा और धूप भी ज़्यादा है. इसलिए जंगल कैसा मिलेगा? एवरग्रीन. इवन नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट. मतलब वेस्टर्न घाट का कौन सा स्लोप? उधर कौन सा पानी है? अरेबियन सी. और आपको महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, एमपी, यूपी में क्या मिलेगा? डेसिडियस फॉरेस्ट. तो आप बताओ कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में ज़्यादा हुआ? डेसिडियस कि एवरग्रीन? डेसिडियस. और कम से कम इनके एग्जाम्पल ध्यान रखोगे. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए क्वेश्चन, साल टिक पीपल कहाँ मिलता है? इनमें से कौन सा है? डेसिडियस. महागोनी, एबनी, रोजवुड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है. कैक्टस कहाँ मिलेगा आपको? थॉर्नी बुशेस. कहने का मतलब कैक्टस के साथ 2 और लर्न करो, खैर पेड़ और बबुल के पेड़. सुंदरबन से सुंदरी नाम आया, वो क्या हो गया? मैंग्रोव फॉरेस्ट. और पहाड़ी में मतलब शिमला, कुल्लू, मनाली या रोहतांग. अगर आप कुल्लू से रोहतांग जा रहे हैं और रोहतांग से लाहौल एंड स्पीति की तरफ आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर क्या पेड़ मिलेंगे? चीर, पाइन और देवदार. तो विच फॉरेस्ट एसोसिएटेड विद हिमालय इकोलॉजी? माउंटेन वेजिटेशन. और वहाँ के इंपॉर्टेंट सॉफ्टवुड पेड़ कौन कौन से हो गए? एंड देवदार. उसके बारे में थॉर्नी बुशेस के बारे में. थॉर्नी बोले तो, बुश बोले तो क्या है? स्मॉल प्लांट्स. थॉर्नी पेड़ कहाँ मिलेंगे? ड्राई एरियाज में. एलोवेरा का पेड़ देखा है आपने? एलोवेरा का स्टेम होता है कि लीव्स होते हैं? उसका पैटर्न ही अलग होता है, क्योंकि द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. एलोवेरा के साइड में देखो कांटे लगे रहते हैं, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. कैक्टस, खैर, बबुल और खीकर. मतलब आपको 4 पेड़ कम से कम ध्यान रखना. किसके? 3 से 4 थॉर्नी बुशेस के. और ये उनके एरियाज़ है जहाँ पे वो मिलेंगे. जैसे वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और यही वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे कैसे पेड़ है? थॉर्नी बुश. उसका कारण क्या है? कि ईस्टर्न स्लोप में रेन शेडो रीजन रहेगा, बारिश कम, और उधर रेन बियरिंग रीजन, मतलब बारिश ज़्यादा. इसलिए जंगल कैसा रहेगा? घना. और इस साइड में रेन शेडो. वैसे ही फोटो आपको पढ़ना है किसका? माउंटेन वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट ग्रो इन सलाइन वाटर. पहला, दे फाउंड इन सुंदरबन वेस्ट, जो कौन से राज्य में आता है? वेस्ट
बंगाल। इवन मैंग्रोव्स कहाँ मिलेंगे? अंडमान और निकोबार। और सुंदरबन को सुंदरबन नाम किससे आया? सुंदर। तो सुंदरी एक तरह के पेड़ है, जिस कौन से हो गए? मैंग्रोव फॉरेस्ट। और चीर, पाइन, देवदार कहाँ देखा था आपने? वेजिटेशन। मतलब माउंटेन्स में जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे पेड़ का हाइट क्या होगा? छोटा होगा। और पेड़ के पत्ती बड़े रहेंगे, कोनिकल शेप, कोनिकल शेप। इसलिए यहाँ लिखा है कि स्पेशल फीचर्स ऑफ माउंटेन कैसा है? कोनिकल इन शेप। और फिर वाइल्ड लाइफ के नाम लिखा है। इंडिया में कोबरा से लेके क्रेट भी मिलेगा आपको, अलग अलग बर्ड्स मिलेंगे। और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो मेहमान बन के आते हैं, जैसे कि कौन कौन से मेहमान वाले बर्ड्स हैं? पेलिकन्स, साइबेरियन क्रेन, स्ट्रॉक, फ्लैमिंगोज, पिंटेल, डक एंड कर्लिव। ये सब क्या नाम है? माइग्रेटरी बर्ड्स। इंडिया में बहुत सारे लोकल बर्ड्स भी हैं, पैरट्स, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। इसके अलावा लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया। ये देखो वाइल्ड लाइफ इतने सारे। हमारा नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस। इनका बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम पढ़ के आना है आपको। नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट, नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट। नेशनल एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन क्या है? तो एक्वाटिक एनिमल। इंडिया में एलिफेंट साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में अच्छा मिलेंगे। राइनोसोरस ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? तो आसाम में। कैमल्स एंड वाइल्ड एस, जंगली गधे कहाँ मिलेंगे? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, स्पेशली रन ऑफ कच्छ रीजन में। वही मंकीज, वुल्फ, जैकल, नीलगाय भी इंडिया के एरियाज, हर एरियाज में मिलेंगे। इवन इंडियाज लैंड ऑफ स्नेक, स्पेशली कोबरा एंड क्रेट्स। तो इन सब के पीछे मेन फैक्टर क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट शॉर्ट रेंज की वाइड रेंज। क्लाइमेट इज़ अ वाइड। क्लाइमेट बड़ा होता है, वेदर छोटा होता है। क्लाइमेट का डेफिनेशन क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशन। तो आप कह सकते हैं वेदर इज अ सबसेट ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट का नाम क्या है? मानसून क्लाइमेट। तो ये डेफिनेशन है। क्लाइमेट एक ही रीजन में कम से कम काफ़ी साल तक रहेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्लाइमेट। मतलब 30 साल का अगर आप लोगों ने विश्लेषण निकाले, 30 साल का एवरेज वेदर निकालेंगे, तो एवरेज वेदर मतलब क्या हुआ? तो आपको क्लाइमेट में 3 नाम ध्यान रखना। क्लाइमेट बोले तो क्या? तो वेदर से बड़ा कॉन्सेप्ट। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है कि लॉन्ग टर्म पे? लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 30 साल। इस रूम का 30 साल का वेदर मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगा? क्लाइमेट। तो आप फार्मूला कह सकते हैं क्लाइमेट मीन्स एवरेज वेदर। क्लाइमेट मीन्स एवरेज वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। फिर मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट क्लाइमेट मतलब ज़्यादा हॉट भी नहीं, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं। अब इंडिया में या इंडिया के सभी सिटीज़ में क्या है? तो रीजनल डिफरेंसेस है। और इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कारगिल, द्रास ठंडा है, नागपुर गर्म है। केरला में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती। जब कारगिल के लोग स्वेटर पहनते हैं, नागपुर के लोग स्वेटर पहनते हैं, तो केरला के लोग पहनते हैं क्या? नहीं, क्योंकि समुद्र का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्या करता है? बैलेंस करता है। तो ये क्या है? रीजनल डिफरेंसेस इन इंडियाज़ क्लाइमेट। राजस्थान का क्लाइमेट अलग है और अरुणाचल प्रदेश का क्लाइमेट अलग है। तो ऐसे कौन से कारण है कि इंडिया के क्लाइमेट में डिफरेंसेस है? तो आप कह सकते हैं कि उसका रीज़न क्या है? वाई देयर इज रीजनल डिफरेंसेस इन इंडियाज़ क्लाइमेट ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड वेरियस सिटीज़। उसका रीज़न क्या है? तो की फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स है जो डिफरेंसेस लाते हैं? 4। उसका लोकेशन। लोकेशन बोले तो क्या? लैटिट्यूड की, लॉन्जिट्यूड की? सिर्फ वैसा था कोई भी एरिया का लोकेशन 2 इसमें होता है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। पर यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ लैटिट्यूड, क्योंकि लॉन्जिट्यूड टाइम से संबंधित हुआ। दूसरा अल्टीट्यूड, समुद्र से दूर। और चौथा रिलीफ। रिलीफ बोले तो माउंटेन्स, प्लेटूस की, प्लेन्स। तो कौन से फैक्टर्स है जो प्लेसेस को वेरी करते हैं? अब एग्जाम्पल देखो। दूसरा, ये 2 एग्जाम्पल लिया। ये एक लैटिट्यूड है, समझ लीजिए एक लैटिट्यूड है, और इस लैटिट्यूड पे 2 सिटीज़ हैं। एक का नाम है दार्जिलिंग,
एक का नाम आगरा। इसमें कौन सा माउंटेन टोपोग्राफी और कौन सा प्लेन्स पे? ये कौन से टोपोग्राफी पे? माउंटेन। बोले तो मिडिल हिमालय में मिलेगा आपको। ये कहाँ मिलेगा? मिडिल हिमालय। और दार्जिलिंग कौन से स्टेट की बात है? तो वेस्ट बंगाल। ये किसका पार्ट है? नॉर्थ वेस्ट बंगाल। आगरा कौन से स्टेट का पार्ट है? उत्तर प्रदेश। और आगरा कौन सी ज्योग्राफी में मिलेगा? प्लेन्स। आगरा कौन सी ज्योग्राफी में मिलेगा? प्लेन्स। आपने यमुना नदी का नाम सुना होगा ना, जहाँ पे अभी फ्लड बढ़ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है? आगरा। अब दोनों देखो, दोनों ही सिटीज़ कौन से लैटिट्यूड पे? सेम लैटिट्यूड पे है, मतलब दोनों एक ही लाइन पर। अगर आप आगरा से लाइन खींचेंगे ना सीधा, तो कहाँ जाएगी लाइन? दार्जिलिंग। लेकिन फिर भी दोनों का क्लाइमेट फ़र्क है कि नहीं? कौन ज़्यादा ठंडा है? दार्जिलिंग ज़्यादा ठंडा है एज़ कम्पेयर टू आगरा। मतलब भले ही एक ही लैटिट्यूड पे है, पर इन दोनों में क्या वेरी कर रहा है? अल्टीट्यूड। दार्जिलिंग की हाइट मिडिल हिमालय में, इसलिए ठंडा ज़्यादा है। तो व्हाट आर द विच फैक्टर्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? एक है लैटिट्यूड, दूसरा अल्टीट्यूड, तीसरा लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, रिलीफ और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। केरला और राजस्थान में डिस्टेंस फ्रॉम द सी ज़्यादा कहाँ पर हुआ? राजस्थान। इसका मतलब राजस्थान में दिन में गर्मी ज़्यादा और रात में ठंडी ज़्यादा रहेगी। केरला में ऐसा नहीं है। केरला में समंदर का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आने की वजह से ना ही गर्मी रहती प्रॉपर, ना ही प्रॉपर क्या रहेगी? ठंडी रहेगी। इसलिए वो लोग स्वेटर्स नहीं पहनेंगे। पर राजस्थान में स्वेटर पहनना पड़ेगा विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में लैंड ठंडी भी जल्दी होती है। राजस्थान में आप देखो ना, दिन का टेम्परेचर रात का टेम्परेचर सेम रहता है कि एक्सट्रीम होता है? एक्सट्रीम होता है। लेकिन केरला में ऐसा है क्या? दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। उसका रीज़न क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। नागपुर का एग्जांपल हो, नागपुर का दिन का टेम्परेचर ज़्यादा और रात का कम हो जाएगा। रीज़न क्या है? कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। नागपुर का क्लाइमेट कैसा है? कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? कि समुद्र के दूर। दिल्ली का क्लाइमेट कैसा रहेगा? कॉन्टिनेंटल। जबलपुर का भी कैसा रहा? कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटलिटी क्या है? तो कंडीशन है जो समुद्र से दूर होती है। और ये बस बेसिक पार्ट आप घर के पढ़ने आइए कि इंडिया कितने सीजन है? 4, विंटर, समर, रेनी और ऑटम। विंटर बोले तो यहाँ से चालू हो गई, और ऑटम बोले तो अक्टूबर से नवंबर के करीब। ये कितने 4 सीज़न है। और ये 4 सीज़न किसकी वजह से आते हैं? रिवोल्यूशन की रोटेशन, अर्थ का रेवोल्यूशन। इनके बारे में दिया है, ये तो आप बेसिक पढ़ना है। और इंडिया में अभी हमने देखा था कि क्लाइमेट क्या है? डिफरेंट है। कौन से 4 कारण थे? लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, रिलीफ और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। उसका एग्जाम्पल लिख के दिया है। ये हो गया आपका एनसीईआरटी का पार्ट खत्म। एनसीईआरटी में जितना दिया उतना ही मैंने कवर्ड किया, 6th और 7th का। नेक्स्ट सेशन में आपके 3 ही चैप्टर्स बचे एनसीईआरटी के, 7th वाले। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपको 7th एनसीईआरटी को पढ़ना है। थोड़ा फास्ट पढ़ो, 7th एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8th एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास के एनसीईआरटी इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि वो मेंस पर है। इसलिए आप लोगों को 7th एनसीईआरटी पढ़ के आना है। उसमें जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको बताऊँगा। और सीधा हम किस पे आएंगे? 8, क्योंकि 8th एनसीईआरटी से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। 8th एनसीईआरटी मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए ह्यूज सिग्निफिकेंस है। ओके, चलो, थैंक यू। घर जाके प्लीज़ रिवाइज कीजिए। हाँ, आपको प्रिंट में मिल जाएगा। और पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने पुराने वाले ग्रुप पर डाल देता हूँ, वहाँ से फिर वो लोग शेयर कर देंगे।
आपको मैंने भेज दिया, आप इनसे शेयर कर देना। और इसमें जो PDF है उसमें सिर्फ आखिरी के 2-3 चैप्टर्स ही, तो 7th क्लास के भी मैं ऐसे PDF आपको बता दूंगा, ताकि NCERT में उसको ऊपर नीचे करने में अपना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इससे।